एनीमे की शुरुआत में हमें एक लड़के के बारे में बताया जाता है जिसका नाम सेका होता है। वो एक समय दुनिया का सबसे पावरफुल एस रैंक का एक्सोरिस्ट बन गया था। उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि सामने वाले हर एक मॉन्स्टर को वो आसानी से हरा देता था। ये उसका बचपन का सपना था जो फाइनली पूरा हो चुका होता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई होती है वैसे वैसे लोग उससे डरने लगे। ह्यूमंस को लगने लगा कि एक दिन ये उनके लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगा और इसी वजह से उसके अपने स्टूडेंट्स ने उसे धोखा दे दिया। उसकी सबसे बड़ी पसंदीदा डिसिपल को ही उसकी जान लेने के लिए भेज दिया गया। सेका ने सोचा था कि वो अपनी अगली जन्म की लाइफ एकदम सिंपल और बोरिंग तरीके से जिएगा और इसी उम्मीद के साथ उसने अपने आप को खत्म कर दिया। रेनकार्नेशन के बाद सेका एक छोटे से चिबी फॉर्म में पैदा होता है। उसके नए पिता उसका मैजिक एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। टेस्ट में उसको अलग अलग रंग के पत्थर चुनाए जाते हैं जो कि अलग अलग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब सेका उन पत्थरों को टच करता है तो कोई भी स्टोन ग्लो नहीं करता और ये देखकर उसके फादर डिक्लेयर कर देते हैं कि सेका के पास बिल्कुल भी मैजिक पावर नहीं है। इस बात से उसके बड़े भाई उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन सच तो ये होता है कि सेका के अंदर अब भी उसकी पिछले जन्म वाली स्पिरिचुअल एनर्जी छुपी हुई थी। उसने अपनी इस हिडन पावर का यूज करके कुछ पैटर्न को स्पिरिचुअल एनिमल में बदल दिया। इन छोटे स्पिरिचुअल एनिमल को एमी कहा जाता है। ये एमी उसने तब बनाए थे जब उसका भाई ग्ले उसको तंग करने आया था। मैंसन के अंदर भी लोग उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे क्योंकि वो एक मिस्ट्रेस का बेटा था। फिर भी सेका चुपके से अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके अलग अलग मैजिक मटेरियल्स बनाता रहता था। एक दिन जब वो अपना काम कर रहा होता है तब एक स्लेव गर्ल जिसका नाम होता है अफा उसके पास आती है। उसने सेका के कपड़े बुशेस के अंदर मिले थे और वो उन्हें उठाने के लिए आई थी। दोनों के बीच थोड़ी सी बातचीत होती है लेकिन तभी ग्ले वहाँ पर आकर सेका का मजाक उड़ाने लगता है और सेका को कहता है कि तुम एक नॉन मैजिक वेस्ट हो जो कि हमेशा यानी कि मेंशन में सड़े रहोगे। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो जल्दी एक प्रेस्टिजियस मैजिक एकेडमी में एडमिशन लेने वाला है और वहाँ का मेज बनेगा। उसने सेका का मजाक उड़ाते हुए ये तक कह दिया कि अगर तुम्हें वहाँ जाना है तो मैं तुम्हें अपना पर्सनल स्लेव बनाकर ले जाऊंगा। तभी उसका फादर वहाँ पर आ जाता है और ग्ले को ट्रेनिंग के लिए बुलाता है। सेका भी ट्रेनिंग में ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करता है। ट्रेनिंग के दौरान सभी भाई अपना अपना मैजिक यूज करके स्टोन टारगेट्स को तोड़ देते हैं। ग्ले फिर सेका को बोलता है कि तुम भी ट्राई करो। सबको लगता है कि सेका फेल हो जाएगा लेकिन सेका सीक्रेटली अपना एक स्पिरिचुअल चैंट करता है और एक ब्लू फायरबॉल को बनाता है। वो फायरबॉल सीधा जाकर उसके टारगेट को तोड़ देता है और ये देखकर सब लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं और विश्वास नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब सेका अपने पिता से कहता है कि वो मैजिक प्रॉपरली सीखना चाहता है तो उसके पिता उसकी बात को मना कर देते हैं। अगले कुछ सालों तक सेका अपने आप ही स्टडी करता है। वो मेंशन में शांति से रहने लगता है लेकिन उसके पिता चुप कर उस पर नजर रखे हुए होते हैं। एक रात सेका डिसाइड करता है कि वो अपना पहला फेमिलियर समन करेगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि अपने पिछले जन्म में करता था। रिचुअल शुरू होता है और धीरे धीरे एक पोर्टल खुल जाता है। पोर्टल के अंदर से एक लड़की आती है जिसका नाम होता है यूकी। यूकी आते ट्रांसफॉर्म होकर एक छोटी सी वुल्फ बन जाती है ताकि वो हमेशा सेका के पास रह सके बिना किसी को दिखाई दिए। अब सेका के पास एक रॉयल कंपेनियन था जो कि हर जगह उसका साथ देगा। अगले दिन एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यफा गलती से ग्ले से टकरा जाती है। उसके हाथ से पानी गिर जाता है जो कि सीधा ग्ले पर गिरता है और ऐसा लगता है कि जैसे उसने अपने ऊपर ही पानी गिरा दिया हो। ये देखकर ग्ले बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो यफा को पनिश करेगा और अपने वॉन्ड का प्रैक्टिस उसके ऊपर करेगा। लेकिन तभी सेका वहाँ पर आ जाता है और ग्ले के प्लान्स को बिगाड़ देता है। गुस्से में ग्ले उस पर पंच थ्रो करता है पर सेका इजिली उसके पंच को एकदम लाइटली पकड़ लेता है जैसे कि कोई हल्का सा फायर भी हो। बाद में सेका यफा के पीछे गार्डन तक जाता है। वहाँ पर यफा उसको एक छोटा सा मैजिक बनी दिखाती है जो कि मौत के बहुत ही करीब होता है। सेका अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उस बनी को हील कर देता है। उसके बाद वो यफा को कहता है कि मुझे तुम्हारी एबिलिटी के बारे में पता है, तुम स्पिरिट्स को देख सकती हो। फिर उसे एक चांस देता है ताकि वो अपने मैजिक प्रैक्टिस कर सके। सेका एक फ्लेम एलिमेंटल्स को समन करता है और वो यफा को कहता है कि तुम इसे कंट्रोल करके ट्राई करो। थोड़ी स्ट्रगल के बाद यफा सक्सेसफुल उस फ्लेम एलिमेंटल को कंट्रोल कर लेती है। ये देखकर सेका बहुत ही खुश हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो यफा को पर्सनली ट्रेन करेगा। कुछ महीने निकल जाते हैं और एक दिन सेका का बर्थडे होता है लेकिन जैसा हमेशा हुआ करता था उसकी कोई भी सेलिब्रेशन नहीं होती क्योंकि वो एक इलिजिटिमेट चाइल्ड था। सेका इस बात को पर्सनली सीरियस नहीं लेता लेकिन ग्ले फिर भी उसका मजाक उड़ाता है और उसका इंसल्ट करते हुए कहता है कि तुम सिर्फ एक गलती से रिजल्ट हो। साथ ही उसने सेका को टोंट भी किया कि तुम्हें कभी मैजिक प्रॉपरली नहीं आएगा।
तभी उनका दूसरा भाई रफेड बीच में आ जाता है और वो कहता है कि अगर मैजिक तुम्हारे लिए काम नहीं करे तो तुम एक सोल्डमैन बनकर आर्मी में भेजे जा सकते हो। इतने में कुछ मेट्स वहाँ पर आकर रिपोर्ट करती कि एक पावरफुल मॉन्स्टर जिसका नाम है एल्डर न्यूट मैंसन के एरिया में दिखाई दिया है और ये सुनकर सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। जब एल्डर न्यूट मैंसन के पास पहुँचता है तब सेका बिना कुछ सोचे समझे एक्शन में चला जाता है, लेकिन उसे और भी शौक तब लगता है जब वो देखते है कि यफा बिल्कुल भी डर कर भागी नहीं, बल्कि उसने एक फ्लेम बैरियर क्रिएट करके मॉन्स्टर को रिपेल कर दिया। ये देखकर सेका सोचता है कि क्या अफा ने ये सब कॉन्शियसली किया था या फिर स्पिरिट ने अपने आप उसकी मदद की। फिर सेका एक प्लान बनाता है, वो मॉन्स्टर को बेट करेगा और उसे अपने पीछे भगाता है। मॉन्स्टर उसको एक झटके में उछाल देता है। सबको लगता है कि अब सेका बचा नहीं, लेकिन सेका अपने अटैक में पॉइजन और फ्लेम स्पेल को मिक्स कर देता है जिससे कि मॉन्स्टर पैरालाइज हो जाता है। इसके बाद वो उस मॉन्स्टर को टैम कर लेता है। सभी लोग शौक और खुशी में सेका की तारीफ करने लगते हैं। उसके पिता भी ये सब देख लेते हैं और खुद प्राउड फील करते हैं। उसी शाम मैंसन में सेका की अचीवमेंट सेलिब्रेट करने के लिए एक फीस्ट मैनेज किया जाता है। डिनर टेबल पर सब लोग सिर्फ सेका को ही एडमायर कर रहे होते हैं, बस गिले चुपचाप जेलसी के मारे जल रहा होता है। डिनर के दौरान सेका के पिता उसको रिवॉर्ड देने की बात करते हैं। तब सेका पोलाइटली रिक्वेस्ट करता है कि मुझे लाइया मैजिक एकेडमी में एडमिशन दिया जाए ताकि मैं अपनी मैजिक पावर का यूज करके एम्पायर के लिए कुछ कर सकूं। उसके पिता एग्री कर लेते हैं, लेकिन साथ ही कंडीशन रखते हैं कि एकेडमी में एडमिशन अपने नाम और अपने मेहनत से ही लेना होगा। फैमिली नाम की वजह से कोई भी स्पेशल एंट्री नहीं मिलेगी। सेका ने अपने फादर की बात मान ली, लेकिन एकदम से उसे अनएक्सपेक्टेड रिक्वेस्ट रख दिया। उसने कहा कि वो एकेडमी में तभी जाएगा जब यफा भी उसके साथ एक सर्वेंट के रूप में चले। उसके फादर ने तुरंत मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगता है कि यफा के पास कोई भी मैजिक टैलेंट है ही नहीं। तब सेका ने यफा की तरफ देखकर बोला, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो सबके सामने एक फ्लेम स्पेल को कास्ट करो। यफा का मैंसन छोड़ने का डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसने एक ऐसा फ्लेम कास्ट कर दिया जो एकदम से वन पीस के एस के अटैक को भी पावरफुल लग रहा था। ये देखकर फादर के पास और कोई चॉइस नहीं बची थी और उन्हें सेका की रिक्वेस्ट को मान लेनी पड़ी। लेकिन ये बात गिले के लिए एकदम से शॉकिंग और गैस से भरने वाली थी क्योंकि एकेडमी में सिर्फ एक ही बेटा एडमिशन ले सकता था। ग्ले ने चिल्लाते हुए बोला कि एकेडमी में उसका हक बनता है, न कि एक लूजर या स्लेव का। इस पर फादर ने काम वॉइस में जवाब दिया, तुम अपना टैलेंट आर्मी को दिखाओ। स्वॉर्डमैनशिप और फिजिकल स्ट्रेंथ तुम्हारी रियल चीज है। सेका जैसे मैजिक होने के लिए तुमने उतनी मेहनत नहीं की है। समय के साथ ये बात गिले के अंदर और ज्यादा जलन भरने लगी। फाइनली उसने सेका को एकेडमी सीट के लिए डुएल चैलेंज कर दिया। सभी को ये आइडिया बहुत ही पसंद आया और फादर ने अनाउंस कर दिया कि अगले दिन डुएल होगा, लेकिन कंडीशन क्लियर थी, ना रियल सोर्ड का यूज होगा और ना ही हाई रैंक मैजिक स्पेल का। उस रात जब सब लोग सो रहे होते हैं, गिले चुपके से सेका के कमरे की खिड़की तोड़कर अंदर घुस गया एक विंड स्पेल का यूज करके। उसने सेका को चैलेंज कर दिया कि डुएल होगा बिना किसी रूल किए। दोनों कैसल के बाहर आ गए। वहाँ गिले ने बोल्ड टोन में अनाउंस किया कि ये बैटल तब तक चलेगा जब तक कि एक नॉकआउट नहीं हो जाता, और अगर सेका हारता है तो कल के डुएल से पहले ही अपने फादर को बताकर फॉरइट कर लेगा। बैटल शुरू होती है। गिले ने अपने फ्लेम टोर्नेडो स्पेल से सेका को बारबेक्यू करने की कोशिश की, लेकिन स्पेल का सेका पर एक स्क्रैच तक नहीं पड़ा। उसके बाद गिले ने एक विंड अटैक किया, पर सेका का मैजिक बैरियर उस अटैक को इजिली अब्सॉर्ब कर लेता है। सेका ने बिना स्ट्रगल के गिले के सारे अटैक को स्पैम कर दिया होता है। उसके बाद उसने एक हैवी स्पेल का यूज करके गिले को पैरालाइज कर दिया, जिससे कि वो वहीं ग्राउंड पर फ्रीज हो गया। गिले हिल भी नहीं पा रहा होता है। तब सेका ने उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया, एक तरह की वुडो टैटी से, और कामली बोला, कल की डुएल से पहले फॉरफिट कर देना वरना तुम और ज्यादा इंसल्ट हो जाओगे। ये कहकर सेका ने उसको बेहोश कर दिया। जब गिले अनकॉन्शियस पड़ा था तब सेका के दिमाग में उसके भाई की वो बातें घूम रही थी जो हमेशा कंप्लेन करता रहता था, तुम लकी हो कि मॉन्स्टर तुम्हारे बर्थडे पर आया। लेकिन सेका हंसने लगता है क्योंकि वो जानता था कि एल्डर न्यूट का आना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। दरअसल उसने 6 महीने पहले सर्वेंट को ऑर्डर दिया था कि मॉन्स्टर को अपने बर्थडे के दिन सिटी के पास ले आना। मतलब वो सीन पूरा सेका का ही प्लान ट्रैप था। थोड़ी देर के बाद यूकी ने बोला कि सेका एक ओवरपावर्ड किंग है जो कि इजिली ह्यूमंस को क्रश कर सकता है, लेकिन सेका ने कामली जवाब दिया, रियल वर्ल्ड में मुझे खुद एक वीक ह्यूमन ने ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस बार मैं अपनी पावर को स्मार्टली यूज करूंगा और मैसेज में नॉर्मल तरीके से रहूंगा। कुछ ही दिन के बाद जब स्प्रिंग सीजन आता है तब सेका और यफा ने मैंसन में अपने भाई रफेड को गुड बाय कहा। दोनों एकेडमी की तरफ निकल पड़े। रास्ते में सेका ने यफा को एक स्पेशल नेकलेस गिफ्ट किया। उसने कहा कि ये नेकलेस उसके पास स्पिरिट्स को अट्रैक्ट करेगा और उसकी ट्रेनिंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। एक समय सेका के फादर स्टडी कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक फ्लैशबैक आता है। उन्हें याद आता है कि एक मिस्टीरियस लेडी ने एक छोटे से बच्चे को उनके पास लाया था और बताया
बताया था कि उनके भाई गिलबर्ट का बेटा है। गिलबर्ट एक एडवेंचरर था जो कि डीमन टेरिटोरी में जाने के बाद वापस कभी भी नहीं आया। फादर जानते थे कि उनके देश में काले बाल और काली आंखें होना एक रियलिटी है, इसलिए उन्हें शुरू में डर था कि कहीं सेका किसी डीमन का बेटा तो नहीं है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सेका मैजिक यूज भी कर पाता है तब उनका ये डर बहुत ही खत्म हो गया। उन्होंने नोटिस किया कि सेका के अटैक्स मैजिक वाले नहीं बल्कि स्पिरिचुअल टाइप के होते हैं और इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि सेका को आर्मी की वजह एकेडमी भेजना चाहिए ताकि वो एक हीरो बन सके जो कि नेशन की रक्षा करे, न कि इविल ओवरलोड की। जब सेका और अफा एकेडमी पहुंचते हैं तब सेका को वहां पर माना का स्टैग्नेट फुल फील होता है और वो रुकता नहीं और आगे बढ़ता रहता है। वहां पर उनकी मुलाकात एक एग्जामिनर से होती है जो कि कहता है कि अपना हाथ एक क्रिस्टल बॉल पर रखो और ये क्रिस्टल उनके मैजिक पावर को मेजर करेगा और एक कलर के ग्लो के साथ बताएगा कि उनकी मैजिक एप्टीट्यूड क्या है। सबसे पहले यफा अपना हाथ रखती है और क्रिस्टल ग्लो करता है। उसे पता चलता है कि यफा को विंड और फायर मैजिक दोनों काफी अच्छे से आता है, पर जब सेका अपना हाथ रखता है तो क्रिस्टल बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। तब सेका अफा से कहता है कि मेरे पास मैजिक पावर नहीं है लेकिन मैं फिर भी एग्जाम देना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर एक लाउड माउथ कमांडर माऊ आती है और अपना हाथ क्रिस्टल पर रखती है। क्रिस्टल तेजी से ग्लो करता है और वो दिखाता है कि उसके पास चारों एलिमेंट्स की इन्फिनिटी है। सेका उसका शुक्रिया अदा करना चाहता है क्योंकि सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया था, लेकिन माऊ उससे कहते कि एकेडमी किसी मैजिकलेस इंसान के लिए जगह नहीं है, तुम मुझे अपने एग्जाम के दौरान रास्ते में मत आना। ये देखकर सेका बहुत ही शौक हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अपने पास्ट लाइफ में इस लड़की को पहले से जानता है। बस अब उसके बाल लाल रंग के हो गए। कुछ घंटे के बाद रिटर्न एग्जाम होता है। एग्जाम के बाद यफा सेका को कहती कि उसने बहुत ही सारी मिस्टेक की है, पर सेका उसे संभालता है और वो कहता है कि तुम प्रैक्टिकल एग्जाम में अपनी गलती सुधार सकती हो। फिर आता है प्रैक्टिस एग्जाम। एग्जामिनर सभी स्टूडेंट से कहता है कि सामने टारगेट रखे गए हैं, तुम्हें अपने मैजिक अटैक से उन्हें हिट करना होगा। जितने टारगेट हिट करोगे उतने पॉइंट्स मिलेंगे। बाकी स्टूडेंट्स जो वहाँ पर होते हैं वो अपने वीक एलिमेंट स्पेल से अटैक करते हैं लेकिन ज्यादा डैमेज नहीं कर पाते। सेका समझ जाता है कि वो लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। फिर टर्न आती है यफा की। जैसे ही उसने अपने स्पेल का यूज किया उसे मिड क्लास फ्लेम मैजिक से टारगेट तोड़ दिया। एग्जामिनर बहुत ही शौक में हो गए क्योंकि उसे पता था कि जिस टारगेट पर यफा ने अटैक किया है उसमें फायर रेजिस्टेंस था। यफा रुकती नहीं है। उसके बाद मिड रैंक विंड स्पेल का यूज करके अगले टारगेट पर छेड़ कर देती है। फिर वो एग्जामिनर से माफी मांगती है कि उसने उसके टारगेट्स को रन कर दिया। जब सेका की बारी आती है तो वहाँ पर खड़े सभी लोग तुरंत उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उसके पास मैजिक नहीं था। लेकिन सेका ने सबको गलत साबित करते हुए अपना पहला टारगेट एक ब्लू फ्लेम बॉल स्पेल से तोड़ दिया, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही शौक में आ गए। उसने अगला टारगेट देखा जो कि ग्रेनाइट का बना था, तो उसने अपना ऑरा फार्मिंग के ट्रिक का यूज करके एक ऐसा स्पेल कास्ट किया जिसने उस टारगेट के अंदर से गोल्डन पिलर्स को उगने लगे, जिससे उस टारगेट के अंदर से गोल्डन पिलर्स उगने लगे। ये देखकर वहाँ पर खड़ी ऑडियंस और भी ज्यादा हैरान हो गई। एग्जामिनर ने सेका से पूछा कि ये स्पेल क्या था, लेकिन सेका को पता था कि उन सब के दिमाग इतने छोटे हैं कि वो उनकी स्पिरिचुअल कुकिंग को समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए उसने बस कुछ रैंडम बकवास कर दी और आगे बढ़ गया। ट्रिस्ट टारगेट के लिए उसने एक फ्लाइंग पेपर को डोल बनाया। उसने स्पेल को कास्ट किया जिससे कि पूरा का पूरा एरिया ही फ्रीज हो गया। सभी लोग बहुत ही हैरान हो गए और सेका आराम से चलकर वापस यफा के पास आ गया। यफा ने उससे पूछा कि तुमने और टारगेट्स क्यों नहीं अटैक किए, तो सेका ने बताया कि मैं बस ये 3 स्पेल को यूज कर सकता था क्योंकि विंड मेरे रियल वर्ल्ड के 5 एलिमेंट्स में से एक नहीं था और लाइट और डार्क को भी मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। कुछ घंटों के बाद एग्जामिनर के पास उनका कलयुग करियन आता है और एग्जामिनर उसे बताता है कि उसने सेका और यफा से इतनी क्रेजी चीजें देखी है। उसने ये भी बताया कि अमू ने सबसे ज्यादा सबको शॉक किया था क्योंकि उसने सभी टारगेट्स को अलग अलग एलिमेंट से डिस्ट्रॉय कर दिया था। करेन ने बताया कि अमू उसके स्टूडेंट है और उसने ये भी कहा कि शायद ये वही हीरो हो सकती जिसका जिक्र लेजेंड्स में है, जो जल्दी रिवाइव होने वाले डीमन को भी हराएगी। अगले दिन एग्जाम के रिजल्ट पोस्टर लग गए जिसमें पास होने वाले सभी स्टूडेंट्स के नाम लिखे थे। सेका ने देखा कि उसका रैंक 3rd आया है। यफा ने चैन की सांस ली क्योंकि उसका नाम 2nd पोजीशन पर था, लेकिन सेका थोड़ा सा जेलस हो गया क्योंकि उसका अपने स्टूडेंट से पीछे रहना उसे पसंद नहीं आया था। फर्स्ट रैंक पर कोई और नहीं बल्कि अमू थी और ये देखकर सेका बहुत ही खुश हुआ क्योंकि उसे कंफर्म हो गया था कि उसने वही इंसान को ढूंढ लिया जिसे वो तलाश कर रहा था। कुछ दिन के बाद सेका और यफा के पास एक ऑफिशियल इनविटेशन लेटर आया
जिसमें लिखा था कि उनकी एकेडमी में इंटररोलमेंट ऑफिशियली हो गई है। एंट्रेंस सेरेमनी के दिन सेका और यफा एकेडमी के नई यूनिफॉर्म में फुली रेडी होकर स्कूल जा रहे होते हैं, लेकिन उनका ये रोमांटिक वॉक तभी रुक जाता है जब उनके पास एक जंगल में से कुछ डार्क एलिमेंटल्स इकट्ठा हुए दिखाई देते हैं। जब वो दोनों जंगल में इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं, उन्हें जमीन पर एक सस्पिशियस का मैजिक सर्कल बना हुआ दिखाई देता है। यफा ने पूछा कि हमें इसका क्या करना चाहिए, तो सेका ने कहा कि इसे छेड़ना नहीं चाहिए क्योंकि स्कूल की प्रॉपर्टी है, लेकिन चुप कर उसने अपने कुछ पेपर्स किगामी भेज दिए ताकि वो एरिया को सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट कर सके। उसके बाद सेका और यफा एकेडमी की तरफ से दिए गए 5 स्टार खाने को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अमो स्टेज पर आती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। एज फर्स्ट ईयर रिप्रेजेंटेटिव वो अपनी स्पीच में कहती है कि उसका एम मॉन्स्टर को हराकर और स्ट्रॉन्ग बनना है, लेकिन सेका उसकी स्पीच पर ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि उसे लगता है कि वो मिस्टीरियस मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो गई है। अचानक से वहाँ पर लेजर डीमन का एक बड़ा सा ग्रुप आ जाता है। यफा तुरंत नोटिस करती है कि वो कुछ ढूंढ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स उनसे फाइट करने की कोशिश करते हैं पर उनके अटैक डीमन पर काम ही नहीं करते। तब सेका उन्हें बचाने के लिए एक हिडन स्पिरिचुअल अटैक यूज करने वाला होता है, पर उससे पहले अमू अपने स्लिक मूव के साथ डीमन से फाइट करना शुरू कर देती है और स्टूडेंट्स की जान बचाती है। सेका एक कोने से सब कुछ देख रहा होता है और वो नोटिस करता है कि डीमंस बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे कि किसी ने उन्हें जनरेट किया हो। इसलिए अपने पेपर किगामी का यूज करके उस कास्टर को ढूंढता है जिन्होंने ये डीमंस भेजे हैं। थोड़ी देर में वो जंगल में पहुंच जाता है जहाँ पर एक डीमन मास्टर गुल छुपा हुआ होता है। दोनों एक दूसरे को प्रोवोक करते हैं और गिल तुरंत अपने और सर्वेंट्स को समन करके सेका पर अटैक करवाता है। ये सेका के लिए एक मौका बन जाता है अपने इलाइट और फार्मिंग मूव दिखाने का। वो अपने एक हाथ से एक वेव से 2 डीमंस को तोड़ देता है और तीसरे को एक पॉकेट डायमेंशन में सील कर देता है जिससे कि एक ट्रॉफी हो। अब गुल खुद उससे फाइट करने के लिए सामने आता है और सेका अपने पेपर किगामी अटैक यूज करता है, लेकिन डीमन बॉस आसानी से उन्हें इग्नोर कर देता है। फिर गुल एक बड़ा सा फ्लाइंग ब्लेड उस पर छोड़ता है। सेका डोज करने की कोशिश करता है पर गुल टेलीपोर्टेशन का यूज करके ब्लेड का रुख बदल देता है जिससे कि सेका के चैन पर हल्का सा कट आ जाता है। इसके बाद गुल फ्लेम अटैक का यूज करता है और सेका जम करके बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गुल उसके पीछे अपीयर हो जाता है और उसका एक हाथ काट देता है। सेका गुस्से में पूछते है कि तुम्हें चाहिए क्या, तो गुल कहता है कि वो अमू को कैप्चर करने के लिए आया है क्योंकि उसे लगता है कि वही हीरो है जो कि डीमन किंग को हराने वाली है। यह कहकर गुल अपना ब्रूटल अटैक करता है और ब्लेड की बारिश कर देता है जिससे कि सेका का सर कट जाता है। लेकिन जब गुल वहां से निकलने लगता है तभी सेका फिर से जिंदा होकर उसके सामने खड़ा हो जाता है बिना किसी चोट के। गुल हैरान होकर दोबारा से उसके सिर पर ब्लेड फेंकता है, लेकिन सेका तुरंत उन्हें रिवाइव हो जाता है। ये देखकर गुल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और शॉट्स की और बारिश कर देता है। वो कसम खाता है कि अब वो सेका और अमू दोनों को हर हाल में खत्म करेगा। सेका उसकी तलवारों से बचता हुआ हवा में जम करके एक बड़ा सा वाटर स्पेल यूज करता है ताकि उसको दबा सके, लेकिन गुल टेलीपोर्ट करके बच जाता है और सेका के पीछे आकर फिर से एक सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता है। तभी सेका एक लाइटनिंग वुल्फ को समन करता है जो कि उस पर लाखों बिजली से झटका बरसा देता है। सेका सोचता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, पर गुल वापिस से उसके पीछे आ जाता है और उसके शरीर में घुसकर छेद कर देता है। लेकिन ये सब सेका का प्लान का पार्ट था क्योंकि उसने अपने आसपास एक जबरदस्त एक्सप्लोजन क्रिएट कर दिया होता है। वो डीमन घुटनों के बल गिर जाता है। जैसे ही गुल वापिस से खड़ा होता है, सेका अपना ड्रैगन समन करता है जो कि उसको डिनर बना लेता है। अचानक वो ड्रैगन भागने लगता है तो सेका उसको रोकने के लिए एक सीलिंग पोर्टल बनाता है जो कि ड्रैगन को इंटरप्ट कर देता है। उसके बाद जब सेका स्कूल हॉल में आता है तो अफा उसको बताती है कि अमू ने सबको छोटे डीमन को हरा दिया। ये सुनकर सेका डिसाइड करता है कि वो अमू को दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान बनाएगा और उसका दोस्त बनकर अपना सेफ लाइफ जीने का गोल पूरा करेगा। 1 महीने के बाद सेका अफा के साथ स्कूल जा रहा होता है और अपने प्लान को शुरू करने के लिए मऊ से फ्रेंडली तरीके से मिलने की कोशिश करता है, पर मऊ उसे बहुत ही बुरी तरीके से इग्नोर करके निकल जाती है। इससे सेका को समझ में आ जाता है कि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि दोस्त कैसे बनाई जाती है। अचानक उनके ऊपर एक केमिकल का बैरल गिरता है, पर सेका सबस्टिट्यूएंट जुस्तु का यूज करके अपने और अफा को बचा लेता है। जो इंसान ये केमिकल गलती से गिराता है उनका टीचर कोर्डोल होता है। वो माफी मांगता है और बताता है कि ये केमिकल उसकी रिसर्च के लिए एक कैटलिस्ट है। सेका उससे पूछते है कि तुम इसे हवा में क्यों उड़ा रहे हो। कोर्डोल बताता है कि वो अपनी कॉन्कनेशन को ऊपर वाले फ्लोर तक ले जाना चाहता था, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि वो लाइट मैजिक आती है पर डार्क मैजिक नहीं। ये सुनकर सेका को समझ में आ जाता है क्योंकि डार्क मैजिक ग्रेविटी, टाइम और स्पेस को कंट्रोल करता है, जबकि लाइट मैजिक सिर्फ लाइट और लाइटनिंग को ही कंट्रोल कर सकता है। पर फिर भी उसको थोड़ा सा शक होता है क्योंकि एक इंसान का दोनों तरह से मैजिक में एफिनिटी होना बहुत ही रेयर होता है। कुछ देर के बाद वो सब क्लास में होते हैं जहाँ पर क्रेन पढ़ाती है। लेक्चर खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स को बताती है कि अगले हफ्ते उनका एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होगा
जिसमें टॉप स्टूडेंट्स को अमू और अफा की मदद चाहिए होगी। तभी अमू पूछती कि उन्हें क्या करना होगा। तब करीन बताती कि उन्हें ऐसा फॉरेस्ट में जाना होगा जहाँ पर टेम्पल में नए स्टूडेंट्स की लिस्ट एक ऑफरिंग के रूप में देनी होगी। ये सुनकर सेका तुरंत कहता है कि वो अफा की जगह ले जाएगा, क्योंकि वही फॉरेस्ट में उसने गोल को डिस्ट्रॉय किया था। उसने अपनी बात को इतनी स्मार्टली रखा कि कोई भी उनकी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाया। क्लास खत्म होने के बाद सेका अफा से माफी मांगता है कि उसने उसकी जगह ले ली और बताता है कि उसने ऐसा अमू की हेल्प करने के लिए किया था, क्योंकि डीमन अटैक के बाद अमू के पास फैन से ज्यादा हेटर्स हो गए थे। अफा उससे पूछती क्या तुम्हें अमू पसंद है, तो सेका कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ उसका दोस्त बनना चाहता हूँ क्योंकि उसके पास पावर है। ये सुनकर अफा उसके टास्क में उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। सेरेमनी के दिन अमू और सेका को रोस्ट किया जाता है और वो दोनों फॉरेस्ट के थ्रू चलने लगते हैं। रास्ते में दोनों एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे होते कि क्या सेलिका रात में अफा पर डेली मूव्स का यूज करती है या फिर नहीं। तभी अचानक से अमू के सर में दर्द होने लगता है। उस दर्द की वजह एक मैजिक सर्कल था जो कि वहाँ पास में बना हुआ था। जैसे ही वो दोनों उसको चेक करने के लिए जाते हैं वो सर्कल एक्सपेंड हो जाता है और दोनों को एक अजीब से अंडरग्राउंड टनल में खींच लेता है। और जैसे ही वो गिरते हैं कुछ डीमन उन पर अटैक कर देते हैं। बिना वक्त खर्चे अमू उन तीनों डीमंस को डीमन स्लेयर से मूव का यूज करके हरा देती है। लेकिन जैसे ही वो रिलैक्स करती है एक जाइंट ऑर्क उसके पीछे आ जाता है और अपना वेपन यूज करके उसको कुचलने की कोशिश करता है। तभी सेका एक स्पेल को कास्ट करता है जो कि एक बड़ा सा वुडन स्टैक बनाता है और ऑर्क के सर को चैंट तक दबा देता है। जब उन्हें समझ में आता है कि वो लोग एक डंजन में हैं, तो सेका सजेस्ट करता है कि हमें वहीं पर रुकना चाहिए जब तक कि हेल्प ना आ जाए। लेकिन अमू कहती कि एग्जिट ढूंढना बहुत ही बेहतर होगा क्योंकि डंजन में सर्वाइवल रेट बहुत ही लो होता है। तभी सेका अपने पेपर किगामी टनल के रूफ तक छोड़ने लगता है। यूकी उससे पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो सेका बताता है कि वो सर्विस पर छोड़े गए किगामी से अपना लोकेशन डिटेक्ट करके एग्जिट तक पहुंचने का प्लान बना रहा है। तभी एक ग्रुप ऑफ लार्ज ऑर्क्स आ जाते हैं। अमू उनसे खुद फाइट करने की कोशिश करती है पर जल्दी वो गिर जाती है। तभी सेका उसको रेस्क्यू करने के लिए आता है और अपने वुडन स्टैक अटैक से उनमें से बहुत ही सारे ऑर्क्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद जब अमू बेहोश हो जाती है तो सेका एक जायंट सेंटीपेड को समन करता है जो कि बचे हुए ऑर्क्स को फाड़ डालता है। जब अमू होश में आता है तो सेका एक बीरियर बनाता है जो कि कर्सेस को नलीफाई करता है। इससे अमू का हेडेक थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाता है। वो अमू से पूछते कि सिम्टम्स कब से स्टार्ट हुए थे, तो अमू बताती कि जब से उसने स्कूल को ज्वाइन किया है तब से। लेकिन उसका कहना था कि ये कर्स उसकी वजह से नहीं है क्योंकि उसकी बॉडी पर कोई भी कर्स सिगलिस नहीं है। सेका फिर कहता है कि तुम्हारी बॉडी के ऐसे पार्ट भी हो सकते हैं जहाँ पर तुम खुद चेक नहीं कर सकती हो। अमू थोड़ी फ्लस्टर हो जाती है पर फिर भी उससे अपनी बैक चेक करवाने लगती है। लेकिन अजीब बात ये होती कि उसकी बॉडी पर कोई भी कर्स सिगिल नहीं मिलता। अमू फिर आर्ग्यू करती है कि उसका हेडेक उसकी कर्स की वजह से नहीं क्योंकि कर्स के लिए कास्टर का विक्टिम के पास होना बहुत ही जरूरी होता है। पर सेका रिप्लाई करता है कि कर्स दूर से भी कास्ट किया जा सकता है। सेका ने अमू के बालों का एक स्टैंड एक पेपर डोल में लपेट दिया और उनसे कहा कि अगर वो लोग बीरियर से बाहर जाएंगे तो ये उसका सब्स्टिट्यूट बनेगा। तभी मैं टॉपिक को चेंज करते हुए उसके मजाक में बोलती है कि क्या तुम और अफा बेडरूम में बड़े सो। लेकिन सेका कहता है कि वो दोनों ज्यादा फैमिली जैसे हैं। ये सुनकर मऊ कहती कि एक नोबल और एक स्लेव का फैमिली जैसा रिलेशन होना बिल्कुल बेकार बात है। सेका उसको समझाता है कि अफा एक ऐसे इंसान है जिसने उसे कभी कुत्ते जैसा ट्रीट नहीं किया, वरना घर में उसे मिस्ट्रेस का बेटा होने की वजह से हमेशा नीचा दिखाया जाता था। लेकिन असली वजह ये थी कि सेका किसी से इमोशनली अटैच होना ही नहीं चाहता था क्योंकि अपनी पिछली लाइफ में वो भी इंसानों पर ट्रस्ट नहीं करता था। जब उसने मौ से उसकी फैमिली के बारे में पूछा तब उसने बताया कि उसकी माँ गिल्ड की एक इम्पोर्टेंट मेंबर है और उसके फादर अभी भी एडवेंचरर है। सेका को समझ में आ गया कि मऊ अपने फैमिली के बारे में बात करना पसंद नहीं करती, तो उसने टॉपिक को चेंज करके पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है। मऊ बताती कि उसे फाइटिंग पसंद है और एक वो पूरी बैक स्टोरी बताती है कैसे सब लोग उसके पेरेंट्स तक उसे क्रेजी समझते थे क्योंकि उसे डेडली बैटल सबसे ज्यादा पसंद थे। फिर मऊ बताती है कि वो एकेडमी इसलिए आई थी क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो सबसे स्ट्रॉन्ग बन गई तो फाइटिंग उसके लिए बोरिंग हो जाएगी और एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगी। लेकिन उसे शक होता है ऐसा होगा क्योंकि अभी तक डंजन्स में फाइट करना उसके लिए बहुत ही मजेदार रहा। सेका कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम फ्रीक हो, बल्कि तुम एक ऐसे बैटल ऑब्जेस्ट वर्ल्ड के लिए बनी हो जो कि जल्दी रियलिटी बनने वाला है। थोड़ा और बॉन्डिंग होने के बाद सेका और अमू अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं और रास्ते में कई मॉन्स्टर को हरा देते हैं। आखिर में वो दोनों डंजन बॉस रूम तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक बड़ा सा मॉन्स्टर मिलता है जिसका नाम अगा होता है। वो दोनों एक साथ उस नगा पर अटैक करते हैं। सेका सबसे पहले वुड स्पेल का यूज करके अटैक करता है पर मॉन्स्टर उस अटैक को टैंक कर लेता है और अपने मुंह से एसिड ब्लास्ट कर देता है। सेका उस एसिड अटैक को डॉज करता है और मेटल स्पेल यूज करके जो बड़े बड़े नेल्स के थ्रू मॉन्स्टर को रोक देते हैं। ये मौका देखकर अमू अपना फ्लेम स्पेल उस सोर्ड स्ट्राइक में मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। बैटल के बाद उन्हें एक स्पेशल सोर्ड मिलती है जो कि डंजन के अंदर सील थी। सेका वो सोर्ड अमू को दे देता है
और अपने लिए एक मैजिक रिंग सोवेनियर के लिए रूप में ले लेता है। डंजन के बाहर आने के बाद सेका कोर्डल का सामना करता है और उसे एक्यूज करता है स्कूल पर घोल का अटैक और डंजन इंसिडेंट सब उसी की कारण थी। कोर्डल से उसकी असली शक्ल दिखाने को कहा जाता है, लेकिन कोर्डल कहता है कि उसकी कोई भी असली शक्ल नहीं है, क्योंकि वो तो बस एक इंसानी जासूस है जो कि डीमन के लिए काम करता है और उसका असली मकसद हीरो को खत्म करना था। कोर्डल अपनी टांग उछालने लगता है कि उसने एक कर्स बनाया जो कि कैटलिस्ट का यूज करके तैयार हुआ था और वही असली वजह थी अमू को इतने दिन से जानलेवा हेडेक को हो रहे थे। लेकिन सीगर उसका मजाक बिगाड़ देता है, ये बताकर कि अब उसका कर्स अमू पर नहीं बल्कि उस पेपर डॉल पर लग गया है जो कि उसने बनाई थी। असल में वो कर्स उन्हीं इंसानों पर काम करता है जिनके शरीर पर डीमन का खून लगा हो, क्योंकि इन्वेशन के टाइम पर अमू पूरी तरीके से डीमन के खून में भीग गई थी, इसलिए कर्स उसी को टारगेट कर रहा था। लेकिन सुबह वाली लड़ाई के साथ सीका ने एक पेपर डॉल ली थी जो डीमन के खून में लपेट दी गई थी, इसलिए अब कर्स उस डॉल पर ट्रांसफर हो गई है। सेका एक अजीब कदम उठाता है, वो उस डीमन को पकड़ डालता है जिसने कि उसे पहले सील किया था। जैसे ही डीमन का खून उसके शरीर पर गिरता है तो वो कर्स का असली टारगेट बन जाता है। तभी वो एक स्पिरिट को इनकारनेस का यूज करके पूरा का पूरा कर्स कर्डल के शरीर में डाल देता है और कर्डल जैसा खुद ही खून में भीगते हुए मर जाता है, जबकि सेका आराम से वहां से निकल जाता है। अगले दिन सेका यफा को वो मैजिक रिंग दे देता है और वो कहता है कि अब तुम इसे अपने पास रख सकती हो, क्योंकि इसके जरिए तुम और भी द एलिमेंटल स्पिरिट को अपनी तरफ बुला सकती हो। फिर एंट्रेंस सेरेमनी के दिन आ जाता है। सेका और यफा खाना खाने के लिए आए होते हैं। तभी वहाँ पर वॉइस प्रिंसिपल आ जाता है और वो उन्हें बोलता है कि कल शाम को प्रिंसिपल से मिलने के लिए आना है। अगले दिन जब वो दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं तो वो दोनों देखते हैं कि प्रिंसिपल तो एक छोटे से ड्वर्फ की तरह लग रही है, जैसे स्नो व्हाइट मूवी से भाग कर आई हो। ये देखकर सेका बहुत ही हैरान हो जाता है, एक डेमी ह्यूमन एक मैजिक एकेडमी की प्रिंसिपल कैसी हो सकती है। तभी प्रिंसिपल उसे करेक्ट करती है और कहती है कि मुझे डेमी ह्यूमन नहीं बल्कि डीमन कहकर बुलाओ। ये सुनकर सेका तुरंत अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांग लेता है। फिर प्रिंसिपल उन्हें बताती है कि तुम दोनों को एक मिक्स्ड डिसेबल्स कॉम्बैट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना होगा और इस टूर्नामेंट में तुम दोनों के साथ एक फ्रेशमैन भी होगा जिसका नाम मैबेल है। तभी मैबेल ऑफिस में आ जाता है। प्रिंसिपल बताती है कि उनके एकेडमी को इस टूर्नामेंट के लिए 2 स्लॉट्स दिए जाते हैं और एक स्लॉट तो मैबेल को ही मिल चुका होता है और अब दूसरा स्लॉट तुम दोनों में से किसी एक को लेना होगा। बाद में जब वो अमू को ये बात बताते हैं तो अमू पहले से चिढ़ती है कि उसे क्यों नहीं लिया गया और फिर वो गुस्से में पूछती कि इस साल हमारी एकेडमी को क्यों टूर्नामेंट में भेजा जा रहा है जब पिछले साल में कभी ऐसा हुआ ही ना हो। तब अफा समझाती है कि इस साल के रूल बदल दिए गए और अब टूर्नामेंट में मैजिक का यूज अलाउड है, इसलिए एकेडमी को चांस इसलिए मिला कि वो अपना बनाए हुए रेपुटेशन को बढ़ाए। अमू फिर पूछती है कि मुझे क्यों नहीं चुना गया। तब सीका उसे बताता है कि प्रिंसिपल का फैसला था कि इस बार मैं और अफा जाएंगे और शायद से बस उन्हें अपने गट फीलिंग का बेसिस पर ऐसा किया है। शायद प्रिंसिपल नहीं चाहते थे कि एकेडमी का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर जाकर रॉयल गार्ड्स के सामने चमक उठे और उन्हें खुद रिक्रूट कर ले। वो सभी स्कूल यार्ड में घूमते हुए बात कर रहे होते हैं और अमू अंदाजा लगाती है कि मैबेल को टूर्नामेंट में इसलिए शामिल किया गया होगा ताकि उसके रिज्यूम में एक टूर्नामेंट अपीयरेंस को ऐड किया जाए। इससे उसके लिए गवर्नमेंट में एक हाई रैंकिंग जॉब पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अमू को लगता है कि मैबेल शायद से टूर्नामेंट के शुरू में ही हार मान लेगी, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी मुश्किल का सामना नहीं किया और वो चोट खाने से डर जाएगी। तभी मैबेल गुस्से में अमू की बात को काट देती है और वो कहती है कि असली में तुमने कभी मुश्किल का सामना किया ही नहीं। अमू हैरान हो जाती है और उससे पूछती कि इसका क्या मतलब है। मैबेल उसे सीधा बोल देती है कि तुम बस एक स्पॉइल्ड ब्रैट हो और ठंडी शक्ल के साथ कहती है कि तुम्हें इसलिए नहीं चुना गया है कि तुम एक कमजोर हो। ये सुनकर अमू गुस्से में आकर स्वॉर्ड डुएल करने के लिए चैलेंज कर देती है और सिर्फ एक ही जगह में स्वॉर्ड स्टैंस को देखते ही सबको समझ में आ जाता है कि अमू जितने ही स्किल्ड है। यफा सेका से कहती है कि हमें डुएल शुरू करने से पहले ही रोक देना चाहिए इन्हें, लेकिन सेका कहता है कि अब इसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि वो खुद मैबेल की एबिलिटीज को एक्सेस करना चाहता है। डुएल शुरू होता है और अमू सीधा मैबेल पर अटैक कर देती है, लेकिन मैबेल उसका अटैक आराम से पैरी कर लेती है। दोनों लड़कियां तेजी से लड़ती है, लेकिन थोड़ी ही देर में मैबेल अमू की तलवार को तोड़ देती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। लड़ाई के बाद मैबेल से दांत चलने लगती है, लेकिन अमू चीख कर कहती है कि तुमने अपने अटैक में मैजिक का यूज किया जो कि डुएल के रूल्स के खिलाफ है। तभी सेका को समझ में आ जाता है कि मैबेल डार्क मैजिक का यूजर है। मैबेल ठंडी आवाज में कहते कि अगर तुम्हें दूसरा चांस चाहिए तो इसका मतलब है कि तुम कमजोर हो, और वो सेका और यफा को भी चैलेंज करती है कि अगर तुम लोग टूर्नामेंट को सीरियसली नहीं लेते हो तो बेहतर होगा कि अभी के लिए फॉरफिट कर दो। कुछ वक्त के बाद सेका एक कैरेज में मैबेल के साथ टूर्नामेंट के लिए जा रहा होता है और हैरानी की बात यह होती है कि अफा और अमू भी उसके साथ चलने लगते हैं। जब सेका अमू से कहता है कि तुम्हें स्कूल से परमिशन नहीं मिली थी तो तुम यहाँ पर कैसे आ गई।
अमू कहते कि उसे फर्क नहीं पड़ता, वो बस कैपिटल देखना चाहती है। लेकिन असल वजह ये होती है कि वो देखना चाहती कि मेबल असल में कैसे लड़ती है। कैपिटल पहुंचने के बाद लड़कियां एरिया एक्सप्लोर करने के लिए एक्साइटेड होती है, लेकिन सेका तो पहले ही कैरेज सिकनेस की वजह से थक चुका होता है। तभी वो देखती कि मेबल उन्हें छोड़कर अलग निकल गई है। फिर भी वो लोग सीधा टूर्नामेंट ग्राउंड की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि अपने पेयरिंग बोर्ड्स को चेक कर सके। थोड़ी देर के बाद जब वो बोर्ड देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अगर सेका अपने सब मैचेस को जीत गया तो सेमीफाइनल में उसका सामना खुद मेबल से होगा। बोर्ड चेक करने के बाद सेका लड़कियों से कहता है कि तुम लोग सिटी को एक्सप्लोर करो, मैं अकेला ही इन वापस जाता हूँ। लेकिन असली में उसका प्लान होता है कि वो ये जान सके कि एकेडमी ने अमू की वजह मेबल को क्यों सिलेक्ट किया। और फिर टूर्नामेंट का दिन अनाउंसर रूल बनाता है कि जीतने का तरीका बस 3 है। अपने ओपोनेंट को लड़ने लायक ना छोड़ना, उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर कर देना या उनका एमुलेट को तोड़ देना जो कि हर कंपटीशन में पहने हुए होते हैं। टूर्नामेंट के स्टेज पर अनाउंसर सबसे पहले सेका का नाम लेता है और बताता है कि उसका पहला ओपोनेंट एक थगी शॉट यूजर होगा जिसका नाम होता है डेनिस। मैच शुरू होने से पहले ही डेनिस सेका को गाली देने और नीचा दिखाने लगता है, लेकिन जैसे ही बेल बजती है सेका ने एक ट्रिक लगाई। उसने डेनिस को ऐसा महसूस करवाया जैसे कि उसने उसे तलवार से घायल कर दिया हो। जब डेनिस कंफ्यूज था तभी सेका उसके पीछे आकर एक पावरफुल मैजिक अटैक करता है और उसे सीधा स्टैंड्स में उड़ा देता है। सेका को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो परेशान होता है क्योंकि उसे पता था कि अगर वो चाहता तो डेनिस को तुरंत खत्म भी कर सकता था। इन वापस आते हुए यूकी उसे वॉर्न करती है कि तुम बहुत ही ज्यादा दिक्कत खड़ी कर रहे हो और वो एक ही बार में बहुत ही सारी किगामी का यूज कर रहे हो। लेकिन सेका कहते हैं कि उसके सीक्रेट्स मिशन के लिए जरूरी है। अगले दिन सेका यफा और अमू के साथ स्टेडियम में बैठा हुआ होता है ताकि एक विजार्ड एम और मिस्टीरियस आदमी कायल के बीच का मैच देख सके। मैच शुरू होते ही कायल एक ऐसा मूव यूज करता है जिससे कि एम पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो जाता है और फिर वो उसे इतनी खूनी तरीके से तोड़ता है कि पूरी क्राउड ही शॉक हो जाती है। सेका कहता है कि इतना खूनी सीन करने के बाद भी कायल के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। तभी सेका समझ जाता है कि ये आदमी एक ट्रेंड असासियन है, उन्हीं लोगों में से एक जैसा कि उसकी पिछली लाइफ में बेयरलिस ऑफ द इविल आई कहा जाता था। अगले दिन सेका अपने नेक्स्ट मैच के लिए स्टेज पर आता है जहाँ पर उसका ओपोनेंट एक मेड होती है जिसका नाम होता है ले बोनियर और अपने बड़े बड़े गोलेम पर फर्क करती है जो कि स्पेशली एंटी मैजिक कॉम्बैक्ट के लिए बनाया गया था। मैच शुरू होते ही सेका ने एक स्पिरिट को समन कर लिया जिसका नाम होता है सिकल वेसल था। उस स्पिरिट ने सिर्फ एक ही पल में उस बड़े गोलेम के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये देखकर ले बोनियर के पास सरेंडर करने का कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। बैटल के बाद सेका यूके से कहता है कि उसे सुकून मिला क्योंकि समनर्स का टूर्नामेंट में ऐसे अलाउड नहीं है। अगर किसी ने आकाशी का यूज करते हुए देख लिया तो टूर्नामेंट उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जब वो स्टैंड्स में लड़कियों के पास लौट कर आता है अमू उससे पूछती है कि क्या तुम टूर्नामेंट में जीतने के बाद रॉयल गार्ड्स को ज्वाइन करने वाले हो, लेकिन सेका सीधा मना कर देता है और उन्हें भरोसा दिलाता है कि टूर्नामेंट्स के बाकी राउंड्स को इजीली निकाल लेगा। अगला मैच मेबल का होता है जिसका सामना एक पावरफुल अर्थ मेज से होता है जिसका नाम होता है हेलो था। पहले राउंड मेबल ने बहुत ही आसानी से जीत लिया था, इसलिए सेका बहुत ही उत्साहित हो चुका था उसे देखने के लिए क्या वो हेलो के अगेंस्ट कैसी परफॉर्मेंस करेगा। बैटल शुरू होते ही हेलो रॉक अटैक की बरसात कर देता है, लेकिन मेबल उन्हें इजीली कट आउट कर देता है और ये देखकर हेलो अपनी स्ट्रेटजी बढ़ाता है और एक और पावरफुल स्पेल को चैंट करने लगता है, लेकिन मेबल उसे टाइम देने को तैयार नहीं था। वो अपने डैगर से उसकी रॉक शील्ड को तोड़ देता है। हेलो फिर से नए शील्ड बनाता है, लेकिन मेबल उन्हें भी आराम से तोड़ देता है। यफा को मेबल के अटैक समझ नहीं आते। तब सेका समझ जाता है कि मेबल ग्रेविटी मैजिक का यूज कर रही है जिससे कि उसके डैगर्स नॉर्मल से 1000 गुना ज्यादा भारी हो जाते हैं। इसी वजह से वो इजीली हेलो की रॉक्स को तोड़ पा रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेबल ने अपनी पावर से होलविन के सारे लॉक्स और शील्ड्स को तोड़ दिए होते हैं और उसका वॉन्ड भी नॉकआउट कर दिया। इस वजह से होलोस को हार माननी पड़ती है। एमसी उस वक्त मेबल को विनर अनाउंस करता है और उसको रेड हेड हीरो कहता है। ये सुनकर सेका थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तब अमियो उसको बताता है कि दुनिया का सेकंड हीरो भी एक लड़की थी जिसका नाम था मेबल। शाम को एक डीमन स्पाई एक लेटर एक मैसेंजर पिजन के जरिए भेजने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो लेटर भेजने वाला होता है सेका का एक एमी स्पिरिट उस पिजन को इंस्पेक्ट कर लेता है। तभी सेका वहाँ पर आता है उस स्पाई को कन्फर्ट करने के लिए। स्पाई अचानक से सेका पर एक सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सेका अपने मैजिकल वाइन्स का यूज करके उसे बांध देता है। जब सेका उससे पूछते कि तुम डीमन को क्या रिपोर्ट भेजने वाले थे तो वो कुछ भी बोलने से मना कर देता है। तब सेका फैसला करता है कि अगर वो खुद नहीं बताएगा तो मैं उसकी सोल से ही जवाब निकाल लूंगा। इसलिए वो एक मंकी स्पिरिट को समन करता है जिसका नाम होता है सटोरी। सटोरी के पास एक खास एबिलिटी होती है दिमाग पढ़ना। जैसे ही सटोरी उस स्पाई के दिमाग को पढ़ना शुरू करता है वैसे ही उसके बोलने से पहले ही उसके शब्द को रिपीट करने
लगता है। ये देखकर स्पाई समझ जाता है कि अब वो फंस चुका है। सेका उससे दोबारा पूछते है कि तुम किस डीमन को रिपोर्ट कर रहे थे। जब स्पाई चुप रहता है, सटोरी खुद ही जवाब बोल देता है, बाल बोयस। उसके बाद सेका पूछता है कि बाल का बॉस कौन है, और इस बार भी स्पाई को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। सटोरी खुद ही बोल पड़ता है, एक बड़ा नाम मार्क्यू आई इंट्रा। और फिर स्पाई के दिमाग से और भी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है, जिससे कि पता चलता है कि डीमन एक हीरो पर नजर रखे हुए थे। सेका पूछते है कि वो किस हीरो की स्पाई कर रहे थे, और सटोरी बताता है मैबल की। जब सेका पूछते है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैबल हीरो है, तो सटोरी बताता है कि प्रोफेसी के हिसाब से मैबल का बर्थ ईयर मैच करता है और उसकी फिजिकल अफेयरेंस भी वही है जो कि प्रोफेसी में लगाई गई है। इंटरनेगोशिएशन खत्म होने के बाद सेका सटोरी को रिवॉर्ड देता है और उसको स्पाई को खा जाने देता है। लेकिन जब सटोरी मजाक में सेका के दिमाग को पढ़ने लगता है, तब सेका ठंडी आंखों से उसे धमकी देता है कि अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर सटोरी चुप हो जाता है और सेका उसे सील के अंदर वापस से भेज देता है। उसके बाद सेका अपने दूसरे अमी को बुलाता है, जिसने की स्पाई का मैसेज इंटरसेप्ट किया था। लेकिन जब सेका उस मैसेज को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वो एक स्पेशल कोड में लिखा गया है, जो कि समझना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी सेका सेटिस्फाइड रहता है, क्योंकि उसे अब सब कुछ समझ में आ चुका होता है कि स्कूल का प्लान क्या है। उन्हें मैबल को फॉल्स हीरो बनाकर डीमंस के अटेंशन खिंचवाता है, ताकि असली हीरो अमो सेफ रहे। सेका को लगता है कि मैबल की बैकग्राउंड स्टोरी भी फेक हो सकती है, लेकिन वो जानबूझकर और इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, क्योंकि उसके सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि अम्यूज सेफ है। अगली सुबह मैचेस फिर से स्टार्ट होते हैं। इविल आई यूजर काइल अपना मैच इजीली जीत जाता है। एक लड़का आता है जिसका नाम होता है रिस, जो कि चारों एलिमेंट्स को यूज कर सकता था, और वो भी आगे बढ़ जाता है। सेका का थर्ड राउंड एक नीली सिर के साथ होता है, जिसे कि वो इजीली अपने सिंकिंग सैंड से स्पेल से हरा देता है, और मैबल भी अपना अगला मैच बिना किसी थके इजीली जीत जाती है। इसके बाद मैबल सेका से मिलती है और उससे कहती है कि वो अपना 1v1 सेमीफाइनल मैच फोरफिट कर दे, लेकिन सेका मना कर देता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें जीतना है तो मुझे फेयर एंड स्क्वायर हराओ। मैबल उससे आर्ग्यू करती है कि शायद से वो मैच के वक्त अपने आप को कंट्रोल ना कर पाए, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि उससे कोई हार मिल जाए। लेकिन सेका फिर भी इंसिस्ट करता है कि सेमीफाइनल में दोनों के बीच फाइट होगी। उसी वक्त एमसी अनाउंस करता है कि पहला सेमीफाइनल मैच काइल और रीना के बीच होगा, क्योंकि उनके पीछे दोनों ओपोनेंट्स ने अपने मैच फोरफिट कर दिए थे। मैच स्टार्ट होते ही रीना अपने आप को लाइट मैजिक स्पेल से प्रोटेक्ट किया, जिसकी वजह से उसको इविल आई से रेजिस्टेंस मिल गया। लेकिन काइल बिना किसी टेंशन की उसकी तरफ मार्च करते हुए आता है। रीना तुरंत अपने सारे मैजिक अटैक को स्पैम करना शुरू कर देता है, लेकिन उनका काइल पर कोई भी असर नहीं होता। एक्चुअली काइल ने अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करके अपनी बॉडी को इतना हैवी बना लिया होता है कि वो हर अटैक को टैंक कर पा रहा होता है। रीना ने स्टोन गोलेम बनाए, लेकिन काइल ने तुरंत अपनी शैडो मैजिक से उन्हें तोड़ दिया। जब रीना क्लोज रेंज से उसे गिराने की कोशिश करता है तो काइल उसको शैडो मैजिक से पकड़ लेता है, और जैसे ही काइल फिनिशिंग वो देने वाला होता है तभी विसल बजती है, जिसका मतलब था कि जज ने काइल को विनर डिक्लेयर कर दिया है। शाम को सेका अपने बेड पर यूकी के साथ रिलैक्स कर रहा होता है, तभी मैबल अचानक से ऊपर ग्रेविटी अटैक करके अम्यूज करती है। सेका उस अटैक को डोज कर लेता है और दोनों की फाइट बाहर शिफ्ट हो जाती है। मैबल बार बार उसे खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन सेका बार बार स्टाइली उसके बेस्ट मूव को डोज कर देता है। एक ड्रंक आदमी के डिस्ट्रक्शन का फायदा उठाकर मैबल वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसे क्या पता था कि सेका उस रात काफी मूड में था। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो पूरी रात उसके साथ खेलता रहेगा। कुछ देर के बाद मैबल अपने अपार्टमेंट से बाहर होती है, जब सेका वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है, अगर तुम मुझे बता दो कि तुम्हें असल में परेशानी क्या है तो शायद से तुम्हारी रिक्वेस्ट के बारे में सोच लूं। मैबल फाइनली रिवील करती है कि उसने उस पर अटैक सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो इंजर्ड हो जाए और अपना फाइनल मैच नेक्स्ट डे के लिए फोरफिट कर दें। वो कहती है कि अगर सच में फाइट हुई तो उसके लिए सेका को बचाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि वो फुल पावर यूज करेगी और शायद से उसकी जान भी चली जाए। फिर से मैबल उससे कहती है कि प्लीज मैच को फोरफिट कर दो, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। लेकिन सेका उसके बीच में ही बोल पड़ता है और कहता है तुम्हारे टूर्नामेंट में होने का असली रीजन ये है कि तुम एक फेक हीरो बनो और डीमन का अटेंशन अपनी तरफ खींच सको। सेका प्रॉमिस करता है कि अगर मैबल अपना दूसरा रीजन बता दे कि वो जीतना क्यों चाहती है तो वो मैच फोरफिट कर देगा। तभी मैबल एक बड़ा सा बॉम्ब ड्रॉप करती है। वो कहती है कि उसका असली मिशन ये है कि उसके लिए काइल के हाथों मरना है, ताकि डीमंस को आगे का हीरो मार चुका हो। मैबल फाइनली सेका को अपनी पास्ट के बारे में बता देती है। वो कहती है कि रगरॉक्स मर्चेंट एसोसिएशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि टैलेंटेड स्लेव को उठाती थी और उन्हें मर्सेनरी बनाती थी। मैबल और काइल दोनों को भी इस ऑर्गेनाइजेशन ने
उन्हें ट्रेन किया था। उसने बताया कि उनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था कि काइल को एक परफेक्ट मर्सनरी बनाया जाए। इसके लिए वो लोग स्लेव के दिमाग में डायरेक्टली मैजिक प्लांट कर देते थे। ये प्रोसेस इंसान की इमोशन को खत्म कर देता था और वो एक मशीन की तरह सिर्फ लड़ने के लिए जिंदा रहता था। ये ऑर्गेनाइजेशन अपने कैप्चर्ड स्लेव को 4-4 के ग्रुप में बांट देती थी और उनका फाइनल टेस्ट होता था। उन 4 में से एक बाकी 3 को खत्म करना पड़ता है, तभी वो परफेक्ट मर्सनरी बन पाता। और मेबल के ग्रुप में चूजन वन था कायल। मतलब मेबल वो आखिरी इंसान थे जिसे कायल को खत्म करना था ताकि वो परफेक्ट मर्सनरी बन सके। लेकिन मेबल ने डिसाइड किया था कि फाइनल में वो अपने रिवेंज के लिए कायल को खत्म करेगी। ये सुनकर सेका बहुत ही शौक हो जाता है और उसे एक और सच बताता है। कायल तुम्हारा भाई है, तुमने अपने बाल रेड डाई किए ताकि तुम लोग अलग रहो, लेकिन तुम दोनों की आंखें एक जैसी है। मेबल फिर अपने भाई का एक रिक्वेस्ट याद करती है जो उसने सर्जरी से पहले की थी। कायल ने उसे कहा था कि अगर कभी वो अपना दिमाग खो दे तो तुम मुझे आजाद कर देना, और मेबल कहती कि उस प्रॉमिस को पूरा करेगी। फिनाल से पहले मेबल गुस्से से चिल्लाती है कि चाहे वो जीते या फिर हारे, ऑर्गेनाइजेशन उसे खत्म कर ही देगी। ये सुनकर सेका अपना डिसीजन बदल लेता है। वो कहता है कि अब वो फाइनल्स में कायल को हराएगा। मेबल चीख कर मना करती है, लेकिन सेका कॉन्फिडेंटली कहता है कि तुम बस एकेडमी वापस जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा हूँ। डैडी चिल। मेबल फिर भी मना करती है और वो कहती है कि फाइनल में वो अपना फुल पावर यूज करेगी। तब सेका मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं गोजो से भी ज्यादा ब्रोकन हूँ। नेक्स्ट डे अरेना में दोनों सामने खड़े होते हैं। सेका देखकर बहुत ही खुश होता है कि मेबल अपना मेन वेपन लाई है, एक बड़ा सा एक्स। मैच स्टार्ट होता है और मेबल अपने हेवनली स्ट्राइक से सेका को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सेका हर बार उसके अटैक को डॉज कर लेता है और फिर सेका अपने मैजिक पॉइंट्स का यूज करके मेबल को बांध देता है, लेकिन मेबल उन्हें तोड़कर फिर से अटैक करने आ जाती है। इस बार सेका अपना इनकारनेशन यूज करता है जिससे कि मेबल का वेपन 1000 गुना बढ़ जाता है और बहुत ही हेवी हो जाता है। एक्स इतनी हेवी हो गई होती है कि वो उसे उठा भी नहीं पा रही होती है और ऊपर से सेका ने मर्क्यूरी वाइन्स का यूज करके उसको दोबारा से बांध दिया। सेका फिर एक स्पेल का यूज करके उस एक्स को हल्का सा बनाता है और उसे उठाकर मेबल की तरफ पॉइंट कर देता है। ये देखकर जजेस तुरंत सेका को विनर डिक्लेयर कर देते हैं। कुछ घंटों के बाद फाइनल के लिए दोनों फाइनलिस्ट्स एरेना में बुलाए जाते हैं। सेका कायल को समझाने की कोशिश करता है टाकुन जुस्तु से, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं पड़ता। तब सेका एक स्पेल को एक्टिवेट करता है जो कि पूरे एरिया को लाल रंग से कवर कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्मोक सेका कायल को फ्लेम अटैक से खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन कायल ने बिना किसी दिक्कत के उन्हें झेल लिया। तब सेका ने मर्करी वाइन्स का यूज करके कायल को बांधने की कोशिश की, पर कायल अपने सिस्टर की तरह कमजोर नहीं था। उसने वाइन्स को तोड़ दी और एक शैडो अटैक चला दिया इका पर, लेकिन सेका ने अपनी फोर्स फील्ड बनाकर उस अटैक को ब्लॉक कर लिया। अब सेका ने एक बड़ा सा माइनर स्पिरिट को समन किया जो कि सिर्फ एक ही बार में कायल को नीचे गिरा देता है। तभी कायल के बॉडी पर कुछ डार्क वाइन्स उगने लगती है। ये देखकर सेका तुरंत एक मैजिक पीरियड बनाता है ताकि उस कर्स का इफेक्ट खत्म हो जाए, लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी कायल धीरे धीरे मर जाता है। सेका समझने की कोशिश करता है कि प्रॉब्लम क्या है और उसी वक्त कायल उससे कहता है कि मेबल से मेरी तरफ से सॉरी कह देना। ये सुनकर सेका को बहुत ही गुस्सा आ जाता है कि कोई छोटा मोटा उसे कर्स में टक्कर दे रहा है। उसने तुरंत एक पावरफुल स्पेल को चैंट करना शुरू कर दिया है जो कि कायल को वापस से जिंदा कर सकता है, लेकिन तब यूकी ने उसे रोक लिया क्योंकि अगर सेका ने ये स्पेल कंप्लीट किया तो उसकी पावर सबके सामने एक्सपोज हो जाएगी और शायद से उसे दोबारा से पनिश किया जाए। और ये सुनकर सेका चैंट करना रोक देता है। जब स्मोक क्लियर होता है तो वो सिर्फ एक बर्नड स्कार बचा हुआ होता है। सेका सबको बताता है कि उसने कायल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है बिना कोई निशान छोड़े, लेकिन असल में सेका ने कायल की बॉडी को एक अलग ही स्पेस में भेज दिया था ताकि उसका प्रॉपर ब्रूअल किया जा सके। नेक्स्ट डे मेबल सेका से कायल के ग्रेव पर मिलती है। वहाँ पर सेका उसे कायल का फाइनल मैसेज देता है, मेबल से सॉरी कह देना 4 लीफ कवर के लिए। ये सुनकर मेबल की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो बताती है कि कायल उसकी 4 लीफ कवर हेयर पिन की बात कर रहा था जो उसने गलती से तोड़ दिया था उसकी सर्जरी से पहले। मेबल परेशान होती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, तो सेका उससे कहता है कि वो स्कूल वापस आ जाए और उसे भरोसा रखे। तो सेका उससे कहता है कि वो स्कूल वापस आ जाए और उस पर भरोसा रखे। वो उसको एश्योर करता है कि जो कुछ भी बैकलेस आएगा वो हैंडल कर लेगा। कुछ घंटों के बाद मेबल और अमू एक फ्रेंडली रीमैच करते हैं और इस बार अमू जीत जाती है उस ग्रेविटी स्पेल का यूज करके जो कि पहले मेबल ने उसके अगेंस्ट यूज किया था। दूसरी तरफ सेका प्रिंसिपल से मिलता है। प्रिंसिपल कन्फेस करते हैं कि उसने सेका को टूर्नामेंट के लिए इसलिए भेजा था ताकि वो मेबल को बचा सके क्योंकि उसे मेबल पर दया आ गई थी। कुछ दिन के बाद सेका और सब गर्ल्स एक साथ लंच कर रहे होते हैं और समर ब्रेक
अटैक की प्लानिंग करते हैं जो कि अगले दिन से स्टार्ट होने वाली थी। सेका उन्हें बताता है कि उसके फादर ने उसको ऑर्डर दिया था कि वो अरिस्टा किंगडम में से एक ड्रैगन की इन्वेस्टिगेशन करे। ये सुनकर अमू और मेबल भी उसके साथ चलने की बात करती है, लेकिन सेका उन्हें मना कर देता है और कहता है कि तुम दोनों अपने फैमिलीज के पास जाओ। तभी एस्ट्रे के प्रिंस सेलेलियो वहाँ पर आते हैं और अपने एल्विन गार्ड्स लीव्स के साथ वो सेका से अपना परिचय करवाते हैं और कहते हैं कि वो बस एम्पायर की मैजिक एकेडमी को देखने के लिए आए हैं और इसी दौरान उनकी मुलाकात हो गई। लेकिन जैसे ही सेलियो की नजर यफा पर पड़ती है वो तुरंत उसे देखकर प्यार में गिर जाता है। सबको शोक करते हुए वो यफा से कहता है कि तुम मेरी वाइफ में से एक बन जाओ। यफा तुरंत मना कर देती है और बताती है कि वो सेका की सर्वेंट है। ये सुनकर सेलेलियो सेका से कहता है कि तुम मुझे इसका प्राइस बताओ। फिर वो लोग एक प्राइवेट रूम में बैठकर बात करते हैं। सेलेलियो सेका को बताता है कि एस्टीरिया का ड्रैगन पहले शांति से किंगडम के लोगों के साथ रहता था, लेकिन अब वो अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, क्रॉप्स और कैटल पर अटैक करने लगा है। सेका थोड़ा कंफ्यूज होता है, ड्रैगन जो कि लोगों के साथ पीसफुली रहता था वो अचानक ऐसा क्यों कर रहा है। तब सेलेलियो एक सीक्रेट बताता है। एक पुरानी कहानी के हिसाब से वो ड्रैगन एस्टीरिया के क्वीन ने एक एग से हैच किया था। कुछ टाइम के बाद जब सेका अपने रूम में लौट रहा होता है तब अमू और मेबल उसे स्कूल के गार्डन में खींच ले जाती है। दोनों क्यूरियोसिटी से पूछती है कि क्या वो सच में यफा और सेलेलियो को देने का प्लान बना रहा है। सेका कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। अगर यफा खुद इंटरेस्टेड हो सेलेलियो में तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर दोनों गर्ल्स उससे कहती है कि तुम ये बात अफा को कभी भी मत बोलना क्योंकि वो इससे जरूर दुखी हो जाएगी। 9 दिन के बाद सेका और यफा ऑस्ट्रेलिया के पुराने कैपिटल प्रो में आते हैं। वहाँ सेलेलियो उन्हें बताता है कि ड्रैगन की अटैक की वजह से ट्रेड और भी डिफिकल्ट हो गया है। तभी अचानक से एक ड्रैगन बहुत ही गुस्से में उनकी तरफ आने लगता है, लेकिन उसी वक्त एक ओल्ड मेज एक आर्मर्ड बीस्ट वाला लावा टाइगर को समन करता है ताकि ड्रैगन को भगाया जा सके। पर सिचुएशन और भी खराब हो जाती है क्योंकि लावा टाइगर अचानक से यफा पर अटैक करने लगता है। सेका तुरंत अपनी मैजिक का यूज करके उस टाइगर को आइस के पिलर में ट्रैप कर देता है, लेकिन लावा टाइगर का आर्मर इतना ब्लेजी होता है कि उसे इजीली उन पिलर्स को मेल्ट कर दिया। सीधा सेका पर चार्ज करने लगता है। उसे सेका तक पहुंचने से पहले एक मैच जेट उस टाइगर को मेज स्लेज से रोक देता है और वापस से भेज देता है। सेलेलियो गुस्सा हो जाता है और जेट को डांटने लगता है, तुमने बिना वजह अपना टाइगर को समन क्यों कर दिया। तब जेट बताता है कि ड्रैगन अब ह्यूमंस पर भी अटैक कर रहा है जैसे कि उसने यफा के साथ किया था। प्रिंस सेलेलियो सेका को इंट्रोड्यूस करवाता है। जेट एक्चुअली एक मर्सनरी ग्रुप का हेड है जिसे उसने हायर किया है और ये सुनकर सेका थोड़ा सा डाउट करता है और कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें मर्सनरीज हायर करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तब सेलेलियो अपना असली प्लान बनाता है कि उसका इंटेंशन ड्रैगन को स्ले करना है। सेका उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर ड्रैगन यहाँ से भाग गया तो किसी और कंट्री में अटैक कर सकता है। और ये सुनकर जेट गुस्से से चिल्ला उठता है और कहता है कि तुम मेरी एबिलिटीज पर डाउट कैसे कर सकते हो। जैक के जाने के बाद सेका सोचता है कि क्या क्वीन और लोग उसके ड्रैगन स्ले करने के प्लान से एग्री करेंगे क्योंकि ड्रैगन उनके नेशन का सिंबल है। सेलेलियो कहता है कि लोग उनके डिसीजन को समझ लेंगे और सेका को लगता है कि वो पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर ना करें, जिससे कि सेका थोड़ा सा एम्बैरेस्ड होकर माफी मांगता है कि उसने हद पार कर दी। तभी नेवा वहाँ पर आती है और सेका उसे डांट देता है कि उसने ड्रैगन से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मैजिक का यूज क्यों नहीं किया, जिससे कि नेवा रो पड़ती है। सेका अपने लेक्चर कंप्लीट करता है और कहता है कि जब डेंजर में हो तुम्हें एक्शन लेना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी के पास हेल्प मांगने के लिए भागना ही क्यों न पड़े। सेका को नेवा के लिए थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि वो जानता है कि फेयर में पैरालाइज्ड होना नॉर्मल है, लेकिन साथ ही वो जानता है कि उसे थोड़ा सा पुश देना जरूरी है क्योंकि पहले की लाइफ में उसके स्टूडेंट्स मोस्टर की डर की वजह से अनलव्ड थे। अगले दिन सेका और यफा लाइब्रेरी में ड्रैगन के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं और सेका एक पुरानी किताब को ढूंढ लेता है। उस किताब में लिखा होता है कि ड्रैगन कई कंट्रीज में जन्मा था। वो पढ़ते हैं और पता चलता है कि हास्टेरिया में पहले 2 ड्रैगन रहते थे और उनके बच्चे हुए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने किंगडम पर अटैक करना शुरू कर दिया क्योंकि सिर्फ मैजिक पावर उन्हें फीड करने के लिए काफी नहीं थी। जब यफा पूछती कि ड्रैगन के बच्चों का क्या हुआ, सेका बताता है कि वो अपना नेक्स्ट छोड़कर चले गए थे और फीमेल ड्रैगन इवेंचुअली मार दी गई। 50 साल के बाद सेका अचानक से डिसाइड करता है कि वो माउंटेन पर जाके ड्रैगन को क्लोज से देखेगा। यफा ऑफर करती है कि वो भी साथ चले, लेकिन सेका तुरंत मना कर देता है और कहता है कि वो लाइब्रेरी में रहे। उसी समय यफा टोसा के रूप में आती है और वो बताती है कि प्रिंस ने उसे अपने रूम में बुलाया था और वो अपने रूम में वापस जाने से डर रही थी। सेका कहते है कि उस रात उसके रूम में रुक सकती है। जब दोनों बेड पर होते हैं सेका यफा से पूछते कि वो सेलेलियो में इंटरेस्टेड है। यफा रो पड़ती है और वो कहती है कि सेका उसे बर्डन की तरह देखता है। सेका उसे कंसोल करता है और वो समझाता है कि रॉयल हार में ज्वाइन करना एक हॉनर है। यफा पूछती कि अगर वो ऑफर को एक्सेप्ट करेगी तो क्या सेका उसे मिस करेगा, और सेका कहता है कि करेगा, लेकिन साथ ही कहता है कि हर किसी को अपनी जिंदगी में एक दिन अपना पाथ चूज करना पड़ता है। अगली सुबह सेका उठता है और वो देखते कि यफा ऑलरेडी उसके रूम में चली गई है। यूकी सेका को बताते कि यफा उसे तब से ही प्यार करती है
हैं जब से वो छोटी थी। कुछ घंटों के बाद सेका सेलिलियो से पूछते है कि उसने यफा को रात में क्यों बुलाया। सेलिलियो कहता है कि वो बस उससे बात करना चाहता था। सेलिलियो ने सेका को ऑफर दिया कि वो यफा को रोकने के लिए $1 बिलियन पे करेगा, लेकिन सेका ने उसे तुरंत मना कर दिया और बताया कि वो ड्रैगन माउंटेन्स चेक करने के लिए जा रहा है। जब सेका माउंटेन्स के लिए निकलता है, लिस यफा से मिलती है और वो बताती है कि उसने रियलाइज किया कि यफा एल्फ्स के डिसेंडेड है क्योंकि एलिमेंट्स उन्हें एक दूसरे के पास ले आए। लिस उससे कहती कि वो सेलिलियो के हैरेम में ज्वाइन करे, लेकिन यफा तुरंत मना कर देती है। लिस ने पहले ही बता दिया था कि सेका एक मॉन्स्टर है। लिस ने थोड़ा और आगे जाकर उसको गैसलाइट किया और ये बात उठाई कि एलिमेंटल्स भी सेका के पास नहीं जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ओ डीमन और मिसुमोरा के बच्चे रहते थे। लेकिन यफा ने आर्ग्यू किया कि सेका इंसान नहीं क्योंकि दोनों साथ में बड़े हुए, पर लिस ने एक कर्व बॉल को खेल दिया। उसने यफा से पूछा कि वो अपने रीजन को लेकर श्योर है क्योंकि उसकी माँ एक अननोन मिस्ट्रीज थी और इसलिए हो सकता है कि वो डीमन हो। लेकिन यफा ने इस बात को मना कर दिया और बोला कि सेका सिर्फ इंसान ही नहीं, चाहे लिस ने कितना भी ब्लंटली ये स्टेटमेंट दिया हो। फिर उसने यफा से कहा कि वो अपने डेंजरस मास्टर से दूर रहे और उसको सेलिका के हारीम के टूर ऑफर करे। इस टाइम से एक ड्रैगन के नेस्ट तक पहुंच गया था और ड्रैगन ने तुरंत ही उसको अपने ब्रीथ अटैक से रोस्ट करने की कोशिश की, लेकिन सेका ने इजिली अपनी मैजिक बैरियर से उसे ब्लॉक कर दिया। ड्रैगन ने अपने पैर से क्रश करने की कोशिश की, लेकिन सेका तुरंत टेलीपोर्ट कर गया और फिर एक वर्ड स्पिरिट को समन किया जिसने की सोनिक वेव अटैक से ड्रैगन को फ्लोर कर दिया। ये अटैक देखकर ड्रैगन थोड़ा सा रैटल्ड हो गया, इसलिए सेका के लिए उसको कैप्चर करना इजी हो गया। उसने मैजिक नेट को क्रिएट किया और एग के पीछे जाकर उसको कैप्चर कर लिया। यूकी ने पूछा कि ड्रैगन मेल होने के बाद भी एग कैसे दे रहा है, जिससे सेका ने रिवील किया कि ड्रैगन ने अपने पार्टनर के मरने के बाद जेंडर स्विच किया था। मैजिक का कमाल। सेका ने एग को रिपोजिशन किया ताकि हैचिंग प्रोसेस स्मूथ हो सके और नोटिस किया कि ड्रैगन उसको इंस्टेंटली स्टीयर कर रहे थे। इस बीच लिस ने यफा को मेंशन के अलग अलग क्लासरूम और सेक्शंस दिखाया जहाँ सेलिलिया के बैंडेज ट्रेन हो रहे थे। उसने बताया कि सेलिलिया की माँ क्वीन एक परफेक्ट रूलर थी और लोगों को बहुत ही पसंद थी। लिस ने ये भी एक्सप्लेन किया कि सेलिलियो अपनी ग्लोरी जीतने के लिए ड्रैगन का मीटर को लेकर जल्दी में था और शादी करना चाहता था ताकि वो अपनी माँ की लेगेसी को लाइव अप कर सके। इसी बीच सेका ने ड्रैगन के नेस्ट के आसपास आग बनाई ताकि एग वार्म रहे। इससे ड्रैगन उसको बहुत ही पसंद करने लगा और जब सेका जाने लगा तो ड्रैगन ने उसको होल्ड कर लिया। कुछ मिनट के बाद लिस और यफा सेलिलियो से मिले जिन्होंने उनको कुछ लोगों से मिलवाया। गुड और क्रिस्ट जो कि प्रिंस के सामने एक बेंच ऑफ कॉइन लेकर आए। इन कॉइन के एनालाइज के हिसाब से ये अफा के फ्रीडम के लिए काफी होंगे जो सेका के कंट्रोल में थी। सेलिलियो ने यफा को बताया कि अब वो ऑफिशियली उनको लिबरेट कर रहा है, लेकिन यफा ने आर्ग्यू किया कि वो बिना किसी सेका के अप्रूवल के कहीं भी नहीं जा सकती। प्रिंस ने रिफ्यूज किया कि वो पीछे हट जाए और बोला कि सेका के पास अप्रूव करने के अलावा कोई चांस नहीं है क्योंकि अगर उसने अप्रूव नहीं किया तो ऑर्डर दे देगा कि सारे स्लेब्स को प्रोटेस्ट के लिए कॉन्स्क्रिप्ट करो और फोर्स करके यफा को उसके पास भेज देगा। यफा अब भी आर्ग्यू कर रही होती है कि वो फ्री नहीं होना चाहती और प्रिंस ने पहले सोचा कि सह से उसकी विशेष का रिस्पेक्ट करे, लेकिन कृष्ण ने उसको एडवाइस किया कि यफा को फोर्स करके ही एक्सेप्ट करवाया जाए। इसलिए प्रिंस ने कुछ गार्ड्स भेजे ताकि उसको होल्ड किया जा सके। यफा ने अपने एलिमेंट्स का यूज करके फाइट करने की कोशिश की, लेकिन लिस ने उसको रोक दिया और एरिया को मैजिक बैरियर से कवर कर दिया जिससे कि यफा की मैजिक नेगेट हो गई। फिर लिस ने विंड मैजिक का यूज करके निफा के थंब कर एक छोटा सा कट क्रिएट कर दिया। जैसे ही यफा के बोर्डली थंब कॉन्ट्रैक्ट को प्लेस करने वाली थी, ड्रैगन आ गया और मैजिक बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया। सेका जो कि ड्रैगन के बैक पर राइड कर रहा था, उसने अनाउंस किया कि उसने ड्रैगन के साथ दोस्ती कर लिया और यफा से कहा कि वो उसके साथ आए ताकि वो ड्रैगन के नेस्ट को अपने फ्लेम मैजिक से और वार्म कर सके। ये देखकर यफा बहुत ही खुश हो गई और तुरंत उसके पास दौड़ गई। लिस ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन यफा ने कहा कि उसे सेका पसंद है और वो ड्रैगन पर उसके साथ चढ़ गई और उसके साथ उड़ गई। जैसे ही वो नेस्ट पर पहुंचे, सेका ने ड्रैगन के सिचुएशन को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया, लेकिन बीच में ही जेट ने अपने लावा टाइगर को समन किया और उन पर अटैक कर दिया। सेका ने फिर से आइस पिलर का यूज करके उस टाइगर को रोका और जैक से कहा कि वो अपने हिडिंग स्पॉट से बाहर है क्योंकि उसका टारगेट हमेशा से ड्रैगन का एग था। जैक अपने ग्रुप के दूसरे मर्सनरीज के साथ बाहर आ गया। जैक ने फिर से टाइगर को अटैक करने का ऑर्डर दिया, लेकिन यफा ने वाटरफॉल स्पेल का यूज करके टाइगर को रोक दिया और पुश कर दिया। जैक पीछे हटने की बजाय टाइगर और अपनी पूरी असासिन ग्रुप को उन्हें हराने का ऑर्डर दिया, लेकिन सेका एक वाइट फ्लेम अटैक से ही टाइगर ऐश में बदल गया। जब जैक ने सेका से पूछा कि वो कौन है, सेका ने रिप्लाई दिया कि वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्सरर है। और जब जैक ने अपने सोल्जर्स को फिर से अटैक करने का ऑर्डर दिया, ड्रैगन सिर्फ उनके सामने खड़ा होकर उनको डरा दिया। सेका ने असासिन को भागने से रोका और उनको मैजिक वाइन से वॉप कर दिया
और यफा ने जैक को साइलेंस कर दिया। उसका स्पेल बुक क्रिप्स कर दिया, जिससे कि सेका ने यफा की स्किल की तारीफ की। बैटल के बाद मर्सनरीज अरेस्ट कर दिए गए और सेका ने प्रिंस को एक्सप्लेन किया कि ड्रैगन किंगडम के लोगों को अपना फैमिली मानती है और फिर उससे हेल्प मांगी ड्रैगन का एग हैच करने में। लेकिन सेलिलियो ने मना कर दिया और सेका से कहा कि ड्रैगन को फिर से स्ले करे। जब सीकर ने मना किया, सेलिलियो ने उसको अरेस्ट कर लिया और एक्यूज किया कि सेका ने अपनी मैजिक का यूज करके ड्रैगन का बिहेवियर सस्पिशियस बनाया। सेका ने डिसाइड किया कि वो प्ले अलोन करेगा, लेकिन जब प्रिंस ने फिर से यफा को ज्वाइन करने के लिए प्रेशर दिया तो सेका ने उसका हाथ हटा दिया और उसको डांटा। कहता हुआ कि वो सिर्फ विमेन और ग्लोरी का चाहने वाला ब्रैट है। अपनी रेंट खत्म करते हुए सेका लाउडली क्लेम किया कि वो कभी भी यफा को किसी जैसे सेलिलियो को नहीं देगा। लिस ने गार्ड से कहा कि अपने वेपन नीचे रखे और फिर यफा से पूछते कि अपनी फीलिंग क्या है। यफा ने प्रिंस को फिर से रिजेक्ट कर दिया। वाह, इनक्रेडिबल। लिस ने प्रिंस से कहा कि वो गिव अप करे और सेका और यफा से अपनी रूडनेस के लिए माफी मांगे। उसके बाद लिस और यफा एक प्राइवेट लोकेशन पर आ गए, जहां लिस ने यफा को कुछ लाइट्स एलिमेंट्स दिए और उसकी रोमांटिक जर्नी के लिए सेका के साथ लक विश किया। रास्ते में गफा ने सेका को बताया कि यफा की एबिलिटी एलिमेंटल यूज करने और उनकी एल्विन एज लाइन से आई है और दोनों ने इस बारे में कन्वर्सेशन की है। इसी बीच कुछ डीमंस एक पर्टिकुलर विलेज में हैवॉक क्रिएट कर रहे थे, जिसमें एक पावरफुल ऑर्क था जिसका नाम होता है मर्डर, एक इविल आई यूजर पारिया और एक समन या बनी जिसका नाम होता है लोना और एक पावरफुल डीमन लिस। विलेज को प्रोटेक्ट करने वाले जायंट ट्रोल को जुआर के बनगाई ने मार दिया, जो कि विलियंस डीमंस ग्रुप का एक लीडर था और उसने प्रोमिस किया कि हीरो को चाहे कुछ भी हो जाए डिफीट करेगा। कुछ दिन के बाद सेका और अमियो से कहा गया कि वो समर ब्रेक में अपनी फैमिली होम को विजिट कर पाए, क्योंकि उसके फादर को मिलना था स्वॉर्डमैन वुमेन से जो कि सारे मैजिकल एलिमेंट्स का यूज कर सकती थी। जब उसने एग्री किया, सेगा ने मोबाइल को भी साथ आने के लिए कहा। जब वो दोनों चले गए, सेका ने यूकी को बताया कि जो रियली उनसे मिलना चाहता था वो कोई स्पेशल डीमन था जो कि अभी उनके मेंशन में स्टे कर रहा है। कुछ दिन के बाद इका मेंशन के गर्ल के साथ आई और सॉफ्ट के साथ एक चेयरफुल चैट कर रही थी, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट हो गई जब ग्ले का लाउड एंट्रेंस हुआ। ग्ले ने रिवील किया कि वो आर्मी में अपना टाइम एंजॉय कर रहा है, लेकिन उसने ये भी क्लेम किया कि वो ह्यूमिलेशन को कभी भी नहीं भूलता, क्योंकि उसने सिका के हाथ में सफर किया था। इसलिए उसने इका को एक और चैलेंज दिया। डुअल हिफा ने अमू से बताया कि ग्ले वही सिबलिंग्स था जो कि पहले उसको और इका को बुली करता था, तो अमू ने ग्ले से कहा कि उसके साथ फेस करे, इका के साथ नहीं। नेचुरली ग्ले ने मना किया तो सेका ने उसको बटर अप कर दिया और बताया कि अमू उसे काफी स्ट्रॉन्ग है और ग्ले ने प्रॉमिस किया कि उसे फेस करेगा अगर वो अमू को डिफीट करे, इसलिए उसने एग्री कर लिया। जब डुअल स्टार्ट हुआ, अमू ने ग्ले के साथ इंस्टेंटली स्वॉर्ड क्लैश कर दिया जब तक ग्ले की स्लिप नहीं हो गई, और जब अमू फिनिशिंग ब्लो देने वाली थी, ग्ले ने ट्रिक यूज करके वो मैजिक यूज करने वाला है जो कि अमू को डिस्ट्रैक्ट कर गया और उसने स्वॉर्ड को नॉक कर दिया। बैटल के बाद ग्ले ने डिमांड किया कि वो सेका के साथ भी ड्यूअल करे। तभी प्रिंसेस फियोन जो कि उनके साथ स्टे कर रही थी वहां से गुजरी और उसने ग्ले को इतना टीज किया कि उसने सेका के साथ मैच कॉल ऑफ कर दिया। जब उसने गर्ल्स को फियोना को इंट्रोड्यूस करवाया ऐसा होली प्रिंस, सबकी जोश ड्रॉप हो गई और जब वो मेंशन के अंदर चले गए, सेका ने युगी को एक्सप्लेन किया कि फियोना को बर्थ के टाइम ही होली प्रिंसेस का टाइटल दे दिया गया था, क्योंकि उसके ब्लड में प्रीस्टिस और रॉयल लाइन दोनों का खून था। फियोना ने रिवील किया कि वो अमू से मिलना चाहती थी क्योंकि उसने उसकी सारी अकॉर्डेंस सुनी थी, और उसने सेका को थैंक यू किया क्योंकि उसने उसके सडन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। उसने बताया कि वो अपने मेंशन में कुछ और दिन रुकने वाली है और उसने रिक्वेस्ट की कि वो उसके साथ कैपिटल वापस जाए, तो सेका ने फिर से एग्री किया और उसकी मदद करने का फैसला किया। उस शाम के डिनर के दौरान फियोना ने उन्हें अपनी इच्छाओं के बारे में बताया कि वो चाहती कि जब वो मर जाए तो कुछ पावरफुल जैसे कि ड्रैगन के रूप में जन्म ले, जिसे सुनते ही सेका ने अपने मिस्टीरियस ड्रैगन के एक्सपीरियंस के बारे में बताया। फिर फियोना ने यफा और सेका के रिश्ते के बारे में पूछा तो यफा ने कहा कि वो सिर्फ उसकी सर्वेंट है, जिससे कि फियोना ने उसको टीज किया। फियोना ने ये भी बताया कि एकेडमी में कॉमनर्स और नोबल्स दोनों को एक्सेप्ट किया क्योंकि उनके लिए मैजिक सबसे इम्पोर्टेंट है। और जब अमू ने रिवील किया कि मेबल एक कॉमनर है तो फियोना ने अपनी रूड बातों के लिए माफी मांगी। सेका ने ग्लिड से कहा कि वो मेबल के साथ ड्यूल करे, लेकिन मेबल ने मना कर दिया और कहा कि क्रिटन स्मगबग जैसे कि गुड के साथ फाइट नहीं करना चाहती। जब सेका के फादर उसको देख रहे थे तो उसके दिमाग में एक और पुरानी बात याद आ गई। उसने यफा के डैड एल्डिस से पूछा था, जो कि उस वक्त उसका पर्सनल बटलर था। एल्डिस ने उसे कहा था कि वो परेशान है क्योंकि उसने यफा को अपने इलिजिटिमेट बच्चे की सर्वेंट बनने को भेजा, और मिस्टर लेम्प्रेज ने रिप्लाई दिया कि कोई बात नहीं क्योंकि सेका एक अच्छा इंसान है। वापस डिनर टेबल पर मिस्टर लेम्प्रेज ने सेका के हेस्टेरिया में किए गए एफर्ट्स के लिए थैंक यू किया और उससे पूछा कि मिस्टर लेम ने पहले उसकी स्कूल कैसी लाइफ थी। सरप्राइजिंगली उन्होंने सेका से कहा कि वो घर पर ज्यादा लेटर लिखते थे। रात में सेका यूकी के साथ मजाक कर रहा था जब अमू उसके रूम में आई और पूछा कि जब वो लोअर ग्रेड्स से बाहर निकला तो क्या करने का प्लान है। जब उसने अमू से उसके प्लान के बारे में पूछा तो
उसने बताया कि वो वापस घर जाकर एडवेंचरर बनना चाहती है क्योंकि यही उसका सिर्फ एक ऑप्शन है। और सेका ने रिवील किया कि उसका एम भी यही है, वो उसके साथ एडवेंचरर बने जैसे कि उसने रेड के दौरान प्रॉमिस किया था। उसने सेका से प्रॉमिस किया कि उसे एडवेंचरिंग के बारे में सब कुछ सिखाएगी क्योंकि वो इस दुनिया में नया है। और दोनों ने एक और प्रॉमिस किया, एक दूसरे के साथ एडवेंचर करेंगे फिर वो वापस जाएं। अगली सुबह सेका प्रिंसेस को सिटी का टूर दे रहा था और ग्लिड ने उससे बताया कि फियोना ने अपने सारे गार्ड्स वहां छोड़ दिए क्योंकि वो मजा करना चाहती थी, मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उनको खुद हैंडल करना पड़ेगा। जब वो मार्केट पहुंचे फियोना ने सेका का हाथ पकड़ा और ग्लिड से कहा कि उसके लिए कुछ स्नैक्स ले जाए और ग्लिड ने कर दिया। खेवेब खाते हुए सेका और अमू ने फियोना को एडवेंचरर की कहानियां सुनाई जो कि डिमिस और ड्रिजेस्ट के साथ लवर बन गए थे। फियोना ने कहा कि वो भी कभी ऐसा फैंटेसी एक्सपीरियंस करना चाहेगी। आखिर में वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे जहां पर एक लड़की प्रिंसेस एक सर के ऊपर लॉस हो गई। आखिर में वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे जहां पर एक लड़की प्रिंसेस के सर के ऊपर लॉस हो गई। खुशी की बात यह होती है कि अमू और ग्ले ने एयर और अर्थ ब्लीडिंग मैजिक का कॉम्बो यूज करके प्रिंसेस को बचा लिया और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की। फिर सेका को डांट दिया कि उसने कुछ भी नहीं किया। प्रिंसेस ने सेका के प्रति थोड़ा सा ग्रम्पी बिहेवियर दिखाना शुरू कर दिया तो सेका ने उसके लिए एक प्रिटी बनाना खरीदा और उसके सर पर पहना दिया। उसके बाद सेका ने मैजिक से एक मिरर क्रिएट करके उसे दिखाया जो कि पुनेटलेन वो कितनी सुंदर लग रही थी। शाम को सेका ने गिल्ड की ट्रेनिंग सेशन में इंटरप्ट किया और बात लाई कि लाई फियोना को होली नाइट है। ग्लेड ने अपनी सस्पेंशन शेयर की प्रिंसेस ने शायद से सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा के लिए उसको सिलेक्ट किया है। उसने आगे रिवील किया कि प्रिंसेस पहले घर के बाहर जाने के लिए फॉरबिडन थी लेकिन बाद में वो फ्री हो गई और थ्रोन की कैंडिडेट बन गई। जब सेका ने पूछा कि उसने ये सब कैसे अचीव किया, ग्लेड ने बताया कि प्रिंसेस के पास फ्यूचर देखने की पावर थी क्योंकि उसकी माँ ओरेकल प्रीस्टिस थी जिन्होंने हीरो और डिमन किंग के बारे में प्रोफेसी पहले ही की थी। ग्लेड ने सेका को वार्न किया कि वो प्रिंसेस के साथ ज्यादा इन्वॉल्व ना हो क्योंकि उसकी नजर भी एम्पायर की फ्यूचर पर है। अगली सुबह फियोना इका को हर जगह ढूंढ रही थी लेकिन इका ने अपने पेपर डॉल का यूज करके उसे अवॉइड किया और गार्डन चला गया जहां पर यूकी ने पूछे क्या वो फ्यूचर देख सकता है जैसे फियोना अपने फॉर्चून टेलिंग मैजिक से देखती थी। इका ने एक्सप्लेन किया कि फॉर्चून टेलिंग और फ्यूचर देखना बहुत ही अलग चीज है क्योंकि फॉर्चून टेलर के पास जो टूल्स और एडवांस इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जैसे लिमिट होती है कि वो कितना जान सकता है। जब यूकी ने पूछा क्या फियोना उसके लिए प्रॉब्लम बन सकती है, सेका ने कहा कि ठीक है बस उसको उसके साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कुछ ही मिनट के बाद सेका गार्डन में अमू से मिला और उसने बताया कि उसने ग्लेड के साथ लगभग 100 स्पेरिंग मैच हारे जिससे कि सेका बहुत ही हैरान हो गया। हीरो होने के बावजूद वो अपने इडियट भाई को क्यों नहीं जान पाया और हरा क्यों नहीं पाया। जब सेका ने उसको बताया कि वो प्रिंसेस से छुपा रहा है, अमू ने एडवाइस दिया कि वो थोड़ा सा वक्त प्रिंसेस के साथ स्पेंड करें क्योंकि वो नेक्स्ट डे मेंशन से लीव करने वाले हैं। ये सुनते ही सेका फियोना के साथ रूफ पर चेस खेलने के लिए गया क्योंकि फियोना चेस में गोकू जैसे स्ट्रॉन्ग है। उसने बिगिनर के अगेंस्ट खुद को एडजस्ट किया और कम पीसेस यूज किए। फियोना ने एक बेट सजेस्ट किया जिसमें कि लूजर को विनर के कहने पर जो करना होगा वो करना पड़ेगा और सेका ने इस अरेंजमेंट्स को एग्री कर दिया। उनके चेस मैचेस के दौरान फियोना ने सेका से पूछा कि चेस ब्रांड पर सबसे स्ट्रॉन्ग पीसेस कौन से हैं और सेका ने जवाब दिया कि सबसे स्ट्रॉन्ग पीसेस तो प्लेयर खुद ही होते हैं क्योंकि वो सारे पीसेस को कंट्रोल करते हैं और बोर्ड पर उनको रिमूव नहीं किया जा सकता। फियोना ने सोचा कि ये बहुत ही ब्रिलियंट आंसर था लेकिन उसने अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि चेस बोर्ड का सबसे पावरफुल पीसेस एक्चुअली एम्प्टी स्पेस है क्योंकि किंगडम के लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो कि रियल वर्ल्ड के पॉलिटिकल इवेंट्स को दिखाते हैं। सेका ने कहा कि लोगों के पास कई रियल पावर नहीं है क्योंकि उन्हें यूजुअली गवर्नमेंट दबा देती है लेकिन फियोना ने आर्ग्यू किया कि उनके पास पावर है क्योंकि गवर्नमेंट का सारा पावर टैक्सेस और लोगों की मेहनत से आता है इसलिए वो मैच को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सेका ने फाइनली रिवील किया कि उसे फियोना की फोरसाइट एबिलिटी के बारे में पता था और उसने मना किया। फियोना जानती थी कि उनके बीच अब तक जो भी इवेंट्स हुए हैं वो सब उसके होने से पहले ही देख सकती थी। फियोना गोलियत का शुक्रिया फील कर रही होती है कि उसने सेका को बताया क्योंकि वो खुद नहीं जानती थी कि कैसे ये एबिलिटी यूज करनी है। उसने सेका को बताया कि उसका अगला गोल अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना है अपनी पावर के साथ। जब उसने पॉइंट आउट किया सेका मैच हारने वाली है तो सेका ने कहा कि वह एंड तक बैक डाउन नहीं करेगा लेकिन जब फियोना ने फोर्सेस किया कि वो सिर्फ 7 मूव्स में हार जाएगा तो उसने तुरंत टॉवल थ्रो कर दिया। थोड़ी छोटी बातों के बाद सेका ने उससे रिक्वेस्ट किया कि उसके ऊपर ट्रस्ट बनाए। एक वीकनेस बताकर फियोना ने रिवील किया कि वो स्टीव से डरती है।
क्योंकि एक बार उसने उसे सबसे नेस्टी डायरिया दे दिया था और ये सुनते ही सेका जोर से हंस पड़ा। फियोना ने टोन सीरियस कर दिया और बताया कि वो सीक्रेटली किसी को हेल्प करना चाहती है जो कि ट्रबल में अपनी एबिलिटीज का यूज करके। सेका ने डिसाइड किया कि उसके ड्रीम को सपोर्ट करेगा और हर तरफ से हेल्प करेगा। इधर पहले वाले डीमन ग्रुप ने एडवेंचर को डिस्ट्रॉय करने के बाद फेस्ट किया, लेकिन जोरा ने खाने में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया क्योंकि उसे लगा कि उन्होंने ज्यादा काम खुद किया। जोरा ने अपनी गैंग को कहा कि अपनी स्ट्रेंथ रिप्लेस करे और सोचा कि दूसरों की स्ट्रेंथ दिखाने की एबिलिटी यूज करे जो कि अपने गोल्स अचीव करेगा। अगली सुबह लोफ्ट ने इका और गर्ल्स को गुड बाय कहा और वो फियोना और गिले के साथ कैरेज में बैठते हुए अपनी कैपिटल की तरफ रास्ता लिया। रास्ते में इका ने गिले से पूछा कि क्या उनके साथ रह सकता है क्योंकि वो सोल्जर का कैप्टन है, और गिले ने रिप्लाई किया कि ये फाइन है क्योंकि उसका मेन प्रायोरिटी प्रिंसेस की प्रोटेक्शन का है और कुछ भी नहीं। बैंडिट्स की एक ग्रुप ने अचानक उनकी एक खाली कैरेज उड़ा दी जिससे कि सेका कैरेज से बाहर जंप कर देता है। अभी बैंडिट्स उस पर चारों तरफ से तीर बरसा देते हैं, लेकिन सेका उन सभी एरोस को एक स्मोक स्पेल के थ्रू आराम से ब्लॉक कर देता है। और जब बैंडिट्स की मैच उस पर मैजिक से अटैक करते हैं तो सेका उन्हें भी और भी आसान तरीके से बैरियर लगाकर ब्लॉक कर देता है। ये देखकर बैंडिट्स के लीडर अपने सोल्डमैन को भेजने का फैसला करता है, पर उसके लिए ये बैड लक होता है क्योंकि गिले और उसके सोल्जर्स वहाँ पर खड़े होते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है और फियोना सेका से कहती है कि उन्हें जिंदा पकड़ना है। तब सेका अपनी वाइन स्किल का यूज करके सभी बैंडिट्स को पकड़ लेता है। इसके बाद फियोना सेका का शुक्रिया अदा करते है कि उसने असासिन को जिंदा पकड़ लिया क्योंकि उसको उनकी जरूरत थी अपने पॉलिटिकल सचमेस खिलाफ प्रूफ करने में। फिर फियोना ये कन्फेस करती है कि उसने पहले इवेंट्स को देख लिया था और इसी वजह से उन्होंने डिकोय कैरेज को रखे थे ताकि असली ट्रिप बर्बाद ना हो। कैपिटल पहुंचने से पहले फियोना सेका से अलविदा कहती है और ये भी कहती है कि वो हमेशा उसके साइड रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर सेका को अंदाजा हो जाता है कि आगे कुछ बड़ा कयोस होने वाला है। कुछ दिन के बाद प्रिंसिपल सेका से कहती है कि उन्हें स्टूडेंट्स के वेलकम सेरेमनी में करंट स्टूडेंट्स बॉडी का रिप्रेजेंट करेगी जो कि उनके लिए बहुत ही बड़ी इज्जत की बात होती है। जब वो अपने ड्रोन वापस आ रहे होते हैं तब यूकी उनसे कहती है कि ऐसा पब्लिक रोल लेने से वो फिर से सबके सामने अलग दिखने लगेगा, लेकिन सेका उससे कहता है कि उतना ईजुअल नहीं है जितना कि वो सोच रही है। वो यूकी को बताता है कि एकेडमी में अब तक का उसका सफर उसके लिए कितना खुशगवार रहा है और उसने अब डिसाइड किया कि अब वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगा जिसमें कि वो अलग दिखने से नहीं डरेगा। यूकी उससे पूछती कि अगर कुछ बड़ा हो गया तो क्या वो भाग जाएगा और खुद को अलग रखेगा, जिस पर सेका कहता है कि वो सब हैंडल करेगा बिना खुद को एक्सपोज किए। कुछ देर के बाद जियोर और उसकी पार्टी स्कूल में आ जाती है। जियोर अपना प्लान बताता है, उन्हें चारों तरफ से स्टूडेंट्स को ड्राइव करके सेंटर बिल्डिंग में लाना है और वहाँ उनका मैच स्लाउटर करना है। साथ ही उनसे कहता है कि अपने मैजिक आइटम्स का यूज करके सिग्नल भेजना अगर उन्हें कोई ऐसा बंदा दिखे जो कि हीरो लगता हो, और अगर हीरो का कोई साइन ना मिले तो कंटीजेंसी प्लान ये है कि इतना बड़ा केओस क्रिएट करना है कि हीरो खुद ही बाहर आ जाए। ये स्पीच देने के बाद डीमन पार्टी एक पोर्टल से स्कूल के अंदर टेलीपोर्ट कर जाती है, लेकिन गैनिस एक ऐसी जगह पर लैंड करता है जो कि लाल फॉग से घिरी होती है और तभी उसे कुछ स्टूडेंट्स वहाँ से गुजर हुए दिखाई देते हैं। तभी एक बैंडिट ने अपने भाई गुल का बदला लेने के लिए एक मैसिव फ्लेम स्पेल उन पर छोड़ दिया। उनका सोचना था कि अब उनका बचा कुचा जिंदगी भी खराब हो जाएगा, लेकिन जब उनकी रोस्टेड बॉडीज चेक करने के लिए आता है तो उसे कुछ भी अजीब लगता है, जैसे कि वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल नहीं है। दूसरी तरफ लोनाई और पायरा एक दूसरे सेक्शन में चल रहे होते हैं जो कि पूरी तरीके से फॉग से कवर होता है। वॉक करते करते पारिया उससे कहती है कि उसने नोटिस किया है कि तुम्हारी टैमर एबिलिटी बहुत ही इम्प्रूव हो चुकी है। उसने ये भी कहा कि अब तुम मुझे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हो। लोनाई मुस्कुरा कर कहते कि एक वक्त था जब मुझे लगता था कि मैं अपने लोगों का सबसे स्ट्रॉन्ग टैमर हूँ और मैं अनबीटेबल हूँ, लेकिन जब मैं जोर और म्योर से मिला तब मुझे समझ में आया कि मैं कितना वीक हूँ। उसकी बात सुनकर पारिया थोड़ा सा इनसिक्योर फील करती है और वो कहती है कि कभी कभी मुझे अपनी पावर पर भरोसा ही नहीं होता। लुनाई उसको समझाता है कि तुम अपने विलेज की सबसे पावरफुल इंसान थी, लेकिन पारिया कहती है कि शांति के समय पर मेरी पावर्स का कोई यूज नहीं होता। अब मुझे नींद आती है और मैं अक्सर सोते ही रहती हूँ। फिर भी वो एक्साइटेड होती है और वो कहती है कि आज मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगी कि मैंने खुद एक हीरो को हरा दिया। उनकी ये हार्ट टू हार्ट बात खत्म होने वाली होती है कि तभी दोनों को फॉरेस्ट के साइड एक स्टूडेंट छुप कर घूमता हुआ दिखाई देता है। लुनाई बिना टाइम वेस्ट किए अपने साइड वुल्फ समन कर लेता है और उन्हें उन स्टूडेंट के पीछे भेज देता है। जब वुल्फ लौट कर वापस आते हैं तो उनके पास एक अजीब सा ऑब्जेक्ट होता है जो कि उन्हें किसी और जगह मिलता है। दूसरी तरफ मर्डरिफ स्कूल के अंदर नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी मेबल एक ड्रामेटिक एंट्री करती है। वो एक के बाद एक डैगर उसकी तरफ फेंकती है, लेकिन मर्डरिफ उन सभी को ब्लॉक कर देता है। उसके बाद वो अपने इंट्रोडक्शन देता है। मेबल तुरंत पूछती है कि तुम्हें किसने हायर किया, क्योंकि मैं मर्चेंट एसोसिएशन में बड़ी हुई हूँ और अगर मैंने तुम जैसे इंसान को कभी नहीं देखा
मर्डरिफ चिल करके कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम किस बकवास की बात कर रही हो। मेबल अपनी बड़ी सी एक्स निकालकर उसे स्लैश करने की कोशिश करती है, लेकिन मर्डरिफ तुरंत ब्लॉक कर देता है और हवा में जंप करके अपना हैवी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मेबल भी पीछे हट जाती है और उसके अटैक को एविएट कर देती है। ये देखकर मर्डरिफ और गुस्से में आ जाता है और बार बार उसके स्कल को क्रश करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार मेबल अपनी अमेजिंग एजिलिटी के साथ डोज कर लेती है। एक पॉइंट पर मेबल अपना हेवेली स्लैश चलाती है, जो कि बस उसे एक बाल बाहर की दूरी से मिस करता है। मर्डरिफ बहुत ही हैरान हो जाता है कि इतनी हैवी एक्स के बावजूद मेबल इतनी स्पीड के साथ कैसे मूव कर पा रही है। उसके दिमाग में ये बात पक्की हो जाती है कि वो एक वर्थी ओपोनेंट है। तभी जब मेबल उस पर फिर से अटैक करती है तो मर्डरिफ उसके अटैक को ब्लॉक करता है और अपनी शक्ति से उसे दूर तक फेंक देता है। मेबल तुरंत अपनी डैगर को उसकी बाहों में घुसा देती है। मर्डरिफ हंसने लगता है और वो सोचता है कि ये डैगर मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन तभी उसके आर्म से अंधेरे की खाली वाइन्स निकल आती है और उसके पूरी बॉडी को बांध देती है। मेबल को लगता है कि अब उसने मर्डरिफ को हरा दिया, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि उस मर्ड ओग्रे ने अपनी जानवर जैसी शक्ति से उन सभी वाइन्स को तोड़ दिया जैसे वो कच्चे धागे हो। फिर वो मेबल को गुस्से में कहता है कि मेरे पास सभी मैजिक के एलिमेंट्स की रेजिस्टेंस है, अगर लड़ना है तो ट्रिक्स और मैजिक से नहीं बल्कि असली पावर से लड़ो। मेबल ने मर्डरिफ पर और भी डैगर्स फेंकी, लेकिन उसने उन्हें आसानी से डिटेक्ट कर दिया और फिर एक और हैवी अटैक लॉन्च किया, जिससे कि लग रहा था कि मेबल अब हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन जैसे ही धुआं खत्म होता है मर्डरिफ हैरान हो गया, क्योंकि वहाँ मेबल की जगह एक प्रॉपर डॉल पड़ा हुआ था। इसके तुरंत बाद डीमन पार्टी के सभी मेंबर्स एक पर्टिकुलर जगह पर इकट्ठा होते हैं और शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सभी को अपने ओपोनेंट्स की जगह सिर्फ पेपर डॉल से मिलते हैं। होटल के दौरान जोरा को महसूस होता है कि उनके मिशन में कुछ गड़बड़ है और वो सजेस्ट करता है कि अभी हमें रिट्रीट कर लेना चाहिए, लेकिन तभी बिना उन्हें एक सेकंड दिए सेका एक धमाकेदार एंट्री करता है। वो एक फ्लोटिंग मैजिक सर्कल पर बैठा होता है और अनाउंस करता है कि अब तक डीमंस ने जितने भी ओपोनेंट्स फेस किए हैं वो सब उसके किगामी थे, यानी कि पेपर क्लोन्स। सिर्फ मियोर ही एक ऐसा था जिसने कि असली मेबल का सामना किया था। मियोर तुरंत शोर मचाने लगता है, मुझे तो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट का इंतजार था और मैं सेका जैसे पावरफुल इंसान से लड़ना चाहता था, लेकिन सेका उसके बकवास का तुरंत ही द एंड कर देता है और एक वेडो डोल का यूज करके उसे एक पल में ही उसका सर काट देता है। पारिया गुस्से में आकर एक बड़ा सा इविल मैजिक सर्कल समन करती है, जिसका मकसद होता है सेका को स्टोन में टैबरेल कर देना, लेकिन सेका यहाँ एक अल्टीमेट यूनो रिवर्स खेलता है और एक जाइंट व्हाइट स्नेक स्पिरिट को समन करता है, जो कि सिर्फ एक ही नजर से पारिया को दिल रोक देता है। लुनाई भी पीछे नहीं हटता और अपना खुद का एक जाइंट स्नेक समन करता है ताकि वो व्हाइट स्नेक स्पिरिट का सामना कर सके, लेकिन बस एक ही स्टेयर में उसके स्नेक डीमन खत्म हो जाता है। लुनाई फिर एक प्लान भी सोचता है कि शायद से मैं इस व्हाइट स्नेक स्पिरिट को टेम कर लूं, लेकिन उसका प्लान भी फेल हो जाता है, क्योंकि उसी स्नेक ने उसे जिंदा निगल लिया। ये सब देखकर जोरा को समझ में आ जाता है कि उनकी पार्टी के पास सेका को हराने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। तब गैनिस उससे कहता है कि मैं सेका को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ और तुम भाग जाओ, लेकिन जोरा उसे कहता है कि उल्टा करो। जब गैनिस पूछता है कि सेका आखिर कौन है, तो जोरा उससे कहता है कि ये कोई और नहीं बल्कि डीमन किंग खुद है और तुम्हें तुरंत वापस से अपनी रेस को वापस जाकर उन्हें ये सब इन्फो देना पड़ेगा। सेका तभी डिक्लेयर करता है कि तुम सभी के पास जीतने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि मैं उन सभी की रक्षा कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद जोरा अपना होश खो देता है, क्योंकि अब उसे साफ हो जाता है कि डीमन किंग अब इंसानों की तरफ आ गया है और अब उनकी हालत खराब होने वाली है। जोरा की बात मानकर जेनियस टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके वहाँ से भाग जाता है और जोरा खुद सेका का सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ये डिसीजन उसके लिए अंतिम साबित होता है, क्योंकि सेका उसे एक ह्यूज लावा वॉल में थ्रो कर देता है और पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ गानिस फॉरेस्ट में भागता हुआ बचने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका भी अंजाम यही होता है। सेका दूर से एक पेपर डॉल में उसकी जान ले लेता है और गैनिस भी खत्म हो जाता है। इस बड़े बैटल के बाद मेबल वापिस से सेका से मिलती है और उसे रेवा के बारे में पूछती है। तभी सेका को याद आता है उसने जो स्पेल स्टूडेंट्स को इस एरिया से दूर रहने के लिए चलाया था और रीवा पर काम नहीं किया, और इसका रीजन ये था कि रीवा के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था जिसका असर उस स्पेल पर भी बहुत ही भारी पड़ गया। सेका ने मेबल को शांत किया और उसे समझाया कि जो विलन हीरो के पीछे पड़े थे उन सब का उसने पहले ही खात्मा कर दिया। उसने मेबल से कहा कि पूरे इंसिडेंट को एक सीक्रेट रखे। उसी समय एकेडमी के सेरेमनी के दौरान सेका और लड़कियां आराम से एंजॉय कर रही होती है। तभी कुछ नाइट्स वहाँ पर एंट्री करते हैं। ये अपने आप को डुरोक नाइट्स कहते हैं, जो एक आदमी मार्क्यो गर्ल्स के लिए काम करते हैं। उनका कमांडर सामने आकर अमू पर आरोप लगाता है कि उसने अंपायर के खिलाफ एक क्राइम किया
किया। एक डीमन एमेसरी को मारकर जो कि एकेडमी विजिट करने आया था। कमांडर तुरंत ऑर्डर देता है कि अमू को अरेस्ट कर लिया जाए। मेबल और यफा तुरंत अमू की तरफ से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेका उन्हें रोक देता है। वो अमू को भरोसा दिलाता है कि तुम्हें जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा क्योंकि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और तुम इनोसेंट हो। गार्ड सेका पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन उनके कमांडर ने उन्हें रोक लिया। ये कहकर के एकेडमी में नोबल्स पढ़ते हैं और उन्हें कोई भी हंगामा नहीं चाहिए। आखिरकार अमू को हैंडकफ में बांधकर वापस ले जाया जाता है। अगले दिन सेका प्रिंसिपल के रास्ते जाकर अमू की अरेस्ट की बात करता है और पूरा डाउट रखता है कि ऐसे एम्पायर हीरो को खत्म करने के लिए कोई एक्सक्यूज ढूंढ रहा है। प्रिंसिपल उससे कहते हैं कि वो इंपीरियल कोर्ट पर हर तरफ से प्रेशर बना रही है और सेका को बस थोड़ा सा वेट करना होगा। लेकिन सेका उसे सीधा पूछ लेता है, क्या तुम पक्का हो कि तुम्हारी प्लान हीरो के मिस्टीरियस मरने से पहले काम करेगी? ये सुनकर प्रिंसिपल स्पीचलेस हो जाती है। उसके बाद सेका मेबल और यफा से मिलता है और उनके डाउट्स को क्लियर करता है। वो कहता है कि प्रिंसिपल ऑलरेडी काफी कुछ कर रही है और उसका खुद का इंटरफेयर करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन अपने वर्ड्स के बिल्कुल अपोजिट सेका सीक्रेटली अपने ड्रैगन ड्राउन को समन कर लेता है और अमू को बचाने का प्लान बनाता है। तभी यूकी सामने आती है और उससे कहती है कि अमू को बचाने की कोशिश छोड़ देना ज्यादा स्मार्ट होगा। सेका रीजन पूछता है तो यूकी एक्सप्लेन करती है कि अगर तुम्हें रास्ते के सबसे इम्पोर्टेंट लोगों पर अपनी पावर अनलेस की तो सबका ध्यान तुम पर ही जाएगा और ये तुम्हारी डेथ तक लीड कर सकता है, जैसे कि रियल वर्ल्ड में हुआ था। लेकिन सेका गुस्से में जवाब देता है उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो भी उनकी पावर देख लेगा वो उसे तुरंत खत्म कर देगा। यूकी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सेका उनकी बात को नहीं मानता और रुओ की तरफ चढ़ जाता है। सीधा कैपिटल की तरफ उड़ जाता है। कुछ ही मिनट में सेका कैसल तक पहुंच जाता है। जैसे ही लैंड करता है अपने किगामी यानी कि पेपर डॉल्स पूरी जगह पर छुपा देता है ताकि अमू के कॉल को लोकेट कर सके और ये प्लान काम करता है। उसे अमू की जेल कॉल का एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाता है। वो कैसल के फ्रंट गेट की तरफ बढ़ जाता है जहां एक ग्रुप ऑफ आर्चर्स उसे रोकने के लिए तीर बरसा देते हैं, लेकिन सेका अपने पास से एक मैजिक स्मोक क्रिएट कर देता है जो कि सब एरोस को डिफ्लेक्ट कर देता है। जब उन्होंने दूसरे वेव के अटैक करने की कोशिश की तब सेका ने उन पर बड़े बड़े पत्थर गिरा दिए और उन्हें खत्म कर दिया और फिर दूसरे वेव के आर्चर्स को भी अपनी ओवरपावर्ड स्पेल का कॉम्बिनेशन यूज करके डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद जब वो अमू के जेल सेल तक पहुंच जाता है तो उसने जेल की लोहे की सलाखों को पिघला दिया और अमू से कहा कि तुम मेरे साथ भाग चलो। लेकिन अमू ने अपनी चिंता जताई कि अगर वो ऐसा करेगी तो सेका की फैमिली को खतरा हो सकता है। अमू ने उसे वहाँ से चले जाने को कहा पर सेका ने मना कर दिया और उसको बताया कि तुम वही हीरो हो जो कहानियों में मेंशन की गई थी, जिसकी किस्मत में लिखा था कि वो डीमन किंग को हराएगी। उसने समझाया कि लोग उसको इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो लोग हमेशा उन लोगों से डरते हैं जिनमें ओवरवेलमिंग पावर होती है, जैसे कि उसके साथ उसकी प्रीवियस लाइफ में हुआ था। तभी ग्लिड और फियोना दोनों वहाँ पर आ गए और सेका तुरंत समझ गया कि फियोना ने पहले ये मोमेंट देख लिया था। फियोना ने उसे बताया कि उसका प्लान उसके क्वेश्चन के जवाब देना था और साथ ही उसे अपना ऑफर एक्सेप्ट करवाना भी था। इसलिए सेका ने पूछा कि तुम अमू को मारना क्यों चाहती हो जबकि तुम्हें पता है कि इस ह्यूमन को डीमन के सामने बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा। इसके जवाब में फियोना ने बताया कि पास्ट में हीरो हमेशा डीमंस को खत्म करता था, लेकिन अब चीजें बदल गई है। आज के टाइम में डीमंस के पास पूरे के पूरे आर्म्स हैं, इसलिए एक सिग्नल हीरो उन्हें खत्म नहीं कर सकता। जब इका ने पूछा कि तुम लोग उसे इग्नोर क्यों नहीं कर सकते हो मारने की बजाय, तो फियोना ने समझाया कि अमू की सिर्फ एग्जिस्टेंस ही ह्यूमंस और डीमंस के बीच में वॉर शुरू करवा देगी, जो कि डीमंस खुद भी नहीं चाहते। फियोना ने ये भी ऐड किया कि अमू कभी भी पुराने हीरो की पावर तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि सेका उसके हार्डशिप को होने नहीं देता और वही हार्डशिप ही पूरा का पूरा हीरो को स्ट्रॉन्ग बनाते थे। लेकिन फिर भी सेका आर्ग्यू करता है सिर्फ पीस के लिए उसे मारने देना गलत होगा। फिर फियोना ने रिवील किया कि वो और अकेडमी के अथॉरिटीज अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं अमू को उस फेट से बचाने के लिए। उसने सेका से रिक्वेस्ट किया कि वो कैसल छोड़ दे और उसे अलविदा किया। वो अमू की सेफ्टी और सेका की फ्रीडम दोनों की गारंटी लेगी। उसने उनकी चेस मैच के दौरान होने वाली डील भी याद आ गई, लेकिन सेका ने कहा कि वो फियोना पर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकता कि अमू को कैसल में छोड़ दे। तब फियोना ने उन दोनों के लिए एक कैरेज अरेंज की जो कि उन्हें एक फ्री सीट तक ले जाएगी। जब अमू ने रिवील किया कि जेल के समय फियोना ने उसे कंफर्ट किया था, तब सेका को अपने रूड बिहेवियर पर बहुत ही गिल्ट फील हुआ। उसने फियोना से माफी मांगी कि वो अपने क्लास मैच के प्रोमिस को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन उसने अपने स्पिरिट पावर का यूज करके उन सभी सोल्जर को जिंदा करके उस फेवर को डिले कर दिया जिनको उसने पहले खत्म कर दिया था। जाने के बाद फियोना ने अपने शैडो में छुपे हुए एक डीमन को बताया कि सेका इस जनरेशन का डीमन किंग है। डीमन ने हैरान होकर पूछा कि आखिर एक डीमन किंग एक हीरो को प्रोटेक्ट क्यों करेगा। फियोना ने रिप्लाई दिया क्योंकि वो सेका के लिए प्रीक्यूअस है और सेका ऐसा इंसान है जो चाहे जानता हो कि उसके रास्ते में एंड में मौत लिखी है, फिर भी वो दूसरे की मदद करना नहीं छोड़ सकता। कुछ दिनों के बाद सेका और अमू रोकने से टिक पहुंचते हैं फुल एडवेंचरर गियर के साथ, जहाँ उनकी अफा और
मेबल के साथ इमोशनल थोड़ी बातें होती है। तो दोस्तों यफा, अमू और मेबल के बीच तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा डीमन किंग किस पर अटैक करेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताना। और ये एनिमे का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।